लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, आप स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ कहना है, एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कोर्स, एनी स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कोर्स? वैसे तो वी विल कवर एवरीथिंग, बट एनीथिंग विच यू विश कि कुछ ऐसा कवर हो, या एनी पॉइंट यू वुड लाइक टू डिस्कस, एनीथिंग? Sir, as you know that I have done your numerology from you and palmistry from ma'am, but still then there are many things which are unanswered in these two courses. So I hope that astrology will help me to answer all those queries and other things. बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी से बचकर कुछ नहीं हो सकता। बट देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हर साइंस जो भी आपने पढ़ी है, पामिस्ट्री हो चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, ये दोनों साइंस या एस्ट्रोलॉजी है, सब साइंस एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री साइंस है। हम जब भी किसी का चार्ट देखते हैं, कभी भी हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, अपना ही हम चार्ट देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा या नहीं होगा, तो हमें एक इंडिकेशन मिलता है किसी भी चार्ट से, जैसे एस्ट्रोलॉजी से एक इंडिकेशन मिला, तो वो इंडिकेशन को कंफर्म करने के लिए प्रॉब्ली अगर वो हमें 100% सही है वो कि नहीं है, वो जानने के लिए वी जनरली रिक्वायर वन मोर टूल। तो जैसे हम पामिस्ट्री यूज कर लेते हैं, कुछ चीज़ों में पामिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है, कुछ चीज़ों में न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी काम करती है, कुछ चीज़ों में हमारे को एस्ट्रोलॉजी वैसे तो पूरा का पूरा जितना भी आप कहें, जो भी इवेंट्स कहें, चाहे आप अपने बारे में सोचें, जैसा भी कहें, वो सब कुछ कवर करेगी। तो एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपकी प्रेडिक्शंस वाली तो कहानी है ही है। हम प्रेडिक्शंस की बात करेंगे कि आप कैसे कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी इवेंट अपनी लाइफ का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी और का भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा, प्रेडिक्शंस के अलावा, दिस इज मोर अ जर्नी इनटू डिस्कवरिंग योरसेल्फ। तो हम अगर अपने आप को डिस्कवर कर ले, हम अपने आप को पहचान ले, हम क्या हैं, या हमारी लाइफ में व्हाई वी डू व्हाट वी डू, तो ये अगर हमें पता लग जाए, वो व्हाई वी डू व्हाट वी डू, तो हम बाकी दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। और हमारे साथ भी बहुत बार यही क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हुआ, हमने ये काम क्यों किया, व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी नॉट डूइंग दैट, या किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने क्यों बिहेव किया वैसे, क्या हुआ। तो ये सारी की सारी सब हर किसी तरीके के क्वेश्चंस का आंसर आपको एस्ट्रोलॉजी में मिल जाएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी इन डेप्थ साइंस। मैं अगर ये बोलूं आपको कि मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा इतने पीरियड में, तो शायद वो मेरी गलती होगी, या कोई भी टीचर एस्ट्रोलॉजी का ये बोले कि उसको सब कुछ आता है, वो उसका वो बचपना में कहूँगा या कहूँगा गलती है, वो गलत है। इट इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट कि इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड, या कुछ ना कुछ नए हमसे। सी इट इज अबाउट योर पर्सपेक्टिव। तो एस्ट्रोलॉजी जो भी है, हर टीचर का अपना अलग पर्सपेक्टिव है। हर स्टूडेंट, आप जब पढ़ेंगे किसी का चार्ट, मैं आपको एक तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, वो सबके सब जब अपना चार्ट, वो उसी चार्ट को पढ़ेंगे, तो एक अलग प्रिडिक्शन देंगे सबके सब, एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, बिकॉज दैट पर्सपेक्टिव बिलोंग्स टू यू। वो आपका पर्सपेक्टिव है, हर एक का नजरिया जिसको हम बोलते हैं देखने का चार्ट, वो सबका अपना अपना है। तो वो आप अपना डिस्कवर करेंगे ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, किस तरीके से देखते हैं, क्या चीजें देखते हैं, कैसे हम कोई सही प्रिडिक्शन करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, चलिए, कुछ चीजें हैं जो आई वुड लाइक टू क्लियर इन फर्स्ट क्लास इटसेल्फ, व्हिच इज बेसिकली, हम लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, तो जो भी रीजन, बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन विच आई आस्क इन एवरी क्लास बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, कि हम क्यों सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, या कोई भी कोर्स आप क्यों कर रहे हैं। सो वन, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हम, apart from doing making it a profession, apart from making it learning it completely, और आपकी इंटरेस्ट था या आपका हॉबी था, कोई अदर रीजन, एनी अदर रीजन एनीबडी हैज, व्हाई इज ही लर्निंग दिस कोर्स, व्हाई इज क्यों ज्वाइन किया है आपने ये वाला कोर्स, या आप क्यों सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, कोई भी रीजन हो किसी और का, मतलब प्रोफेशन बनाना है इसको, विच इज गुड। आपकी हॉबी है, आपका इंटरेस्ट है, उसको ठीक करना है, वो भी सही है। उसके अलावा कोई और रीजन? सर मेरा तो रीजन ये है कि लाइक मैंने आपसे न्यूमरोलॉजी सीखी है, प्लस आई एम अ कंसल्टेंट आल्सो,
तो जब न्यूमरोलॉजी के क्वेश्चंस जब कुछ पूछता है तो देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस कि जिसका मैं आंसर नहीं दे पाती. So this astrology will help me in that numerology also as well as in Vastu also. So my like interest is that. Correct. So प्रोफेशनल रीजंस के लिए आप सीख रहे हैं वेरी गुड, तो आप प्रोफेशनली इसको परस्यू करेंगे आगे. बिल्कुल ठीक. तो वो प्रोफेशनल आपको इस आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आपको सिखा पाऊंगा पूरे तरीके से जो जितना मुझे आता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में. तो वो Sir, I have a full confidence on you कि like you know you'll be best in your teaching. Thank you so much. Thank you for showing this confidence. Because sir मैंने आपसे न्यूमरोलॉजी सीखा है उस बेस पे बोल रही हूँ. बाकी चलिए, थैंक यू सो मच. तो चलिए अब हम शुरू करेंगे एस्ट्रोलॉजी और ग्रैंड एस्ट्रोलॉजी कोर्स. तो मैं आपसे पीपीटी शेयर करूंगा, मैं आपसे कोर्स कंटेंट भी शेयर करूंगा, बट कोर्स कंटेंट वुड बी इन अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड जो पीपीटी है दैट इज इन अ डिफरेंट. सो आई जस्ट स्टार्ट. सबसे पहली स्लाइड में लिखा हुआ ग्रैंड एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी को मैंने काटा हुआ एंड देन आई हैव रिटन ग्रैंड ज्योतिष कोर्स. बिल्कुल, ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं हम ज्योतिष पढ़ने जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ने जा रहे. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी. कुछ वर्ड्स है हिंदी में, हमारे हिंदी सेंस में, हमारे हिंदी के अंदर डिक्शनरी के अंदर, जिसका कि इंग्लिश ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको बीच में मिलेंगे जिसमें आप कहेंगे कि नहीं इसका हम क्या मतलब सही मायने में, अगर कई बार ट्रांसलेशन मिल भी जाएगा तो उसका एसेंस नहीं मिले. तो एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द पुअर ट्रांसलेशन. मतलब इनफैक्ट एक बुक मैंने पढ़ी थी, उसमें कहीं लिखा था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अन अनफॉर्चुनेट ट्रांसलेशन फॉर द वर्ड ज्योतिष. तो अनफॉर्चुनेट वर्ड यूज किया. एंड एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में कोई फर्क नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है, ज्योतिष इंडियन टर्मिनोलॉजी है, हिंदुस्तानी टर्म है ज्योतिष. ज्योतिष का मतलब भी जो है वो बड़ा अलग है. ज्योतिष का मतलब जैसे ज्योति आती है, इसके अंदर एक वर्ड आता है ज्योति. ज्योति का मतलब है लाइट. तो लाइट का मतलब हो गया कि लाइट आपको क्या दिखाएगी. तो लाइट इज बेसिकली टू शो यू अ वे. दिस इज द डिवाइन लाइट which shows you the way to live your life. वो है ज्योतिष. एस्ट्रोलॉजी तो सिंपल एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं उसके वर्ड को अगर मैं पढ़ूंगा तो इट इज बेसिकली एस्टर प्लस लॉजिक, विच मीन्स कि सितारों के पीछे का जो लॉजिक, छुपा हुआ लॉजिक है, वो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है. और जबकि ज्योतिष जो है वो डिवाइन लाइट है, वो आपको रास्ता दिखाने की का तरीका है. पुराने जमाने में इसको यूज किया जाता था. हम लोग पढ़ेंगे अभी, वी विल हैव सम थोड़ा सा हम लोग आज के दिन जो हम पढ़ेंगे, विल कम टू द प्लैनेट्स, विल कम टू द साइंस, हाउसेस, एवरीथिंग हम लोग करेंगे धीरे धीरे. लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे बेसिक्स पढ़ेंगे बिल्कुल, कि एस्ट्रोलॉजी की क्या हिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी कहाँ से शुरू हुआ, ज्योतिष कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से नहीं हुआ, क्या क्या उसके किसने शुरू किया, क्या हुआ, कितने ब्रांचेस हैं. ऑल दैट वी विल स्टडी, प्लस विल डू सम बिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो. तो आप लोगों ने कुछ वर्ड सुने होंगे, हम सभी ने सुने, शास्त्रों में लिखा है, सबने सुना है शास्त्रों में लिखा है. तो शास्त्र क्या होते हैं? कोई एनीवन? शास्त्र, व्हाट इज शास्त्र? किसी को मालूम है शास्त्र क्या है? सर हमारे वेद उपनिषद. ये जेनरिक टर्म दे दी हमें कि शास्त्र जो है वो एंशिएंट टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है, वेद, वो जेनरिक है, सारा कुछ शास्त्रों में आ गया, तो हमने बोल दिया कि शास्त्रों में लिखा है. नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी ये बोले कि शास्त्रों में लिखा है, जरूर उससे रुक के पूछेगा कौन से शास्त्र में लिखा है. क्योंकि शास्त्र का मतलब है स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, विच जैसे अर्थशास्त्र होता है. अर्थशास्त्र मतलब आपकी इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स से स्टडी ऑफ मनी मैटर्स, और उसकी रसायन शास्त्र जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं. तो हर एक किसी टॉपिक के ऊपर आपकी जो स्टडी है उसको शास्त्र बोला जाता है. तो शास्त्र जेनरिक टर्म, बट उसको यूज कैसे करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कि ये जेनरिक टर्म है. और सारे एंशिएंट टेक्स्ट को, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वो कोई पुराण हो, वेद उपनिषद हो, उन सबको बोल दिया जाता है कि ये शास्त्र है. लोगों ने इन सबको शास्त्र ही बना दिया. हाँ, सबको वो जेनरिक टर्म यूज कर लिया कि वो शास्त्र है. अब हम आते हैं, आप लोगों को सबको मालूम है कितने वेद हैं हमारे, वेद क्या है और उपनिषद क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उपनिषद एंड वेद?
हम बहुत एंशिएंट साइंस पढ़ने जा रहे हैं अपने कंट्री की, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ा-सा उसमें, और हमें आप हैरान होंगे कि ये हज़ारों साल पहले ही कैसे कौन-सा टेलीस्कोप यूज़ करके इन्होंने इतनी बड़ी साइंस बनाई थी, जो आज तक जो उससे कई मतलब अभी वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी अगर हम देखें तो 200 साल पुरानी है, 250 साल पुरानी है, और जो शास्त्र हम पढ़ने जा रहे हैं वो लगभग 5000 साल पुराने। तो वो उतने साल पुराने इंडियन साइंस को या एंड आई कॉल इट साइंस, आई डोंट कॉल इट एनी अदर, कोई और सब्जेक्ट नहीं है, ये आर्ट नहीं है, बट यस इट इज साइंस। इससे इसको डिस्कवर करना पड़ना, क्योंकि सारी इसमें बहुत सारी मैथ्स घुसी हुई है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस घुसी हुई है, और इतना सारा इसके अंदर तब इसकी जो डायनामिक्स है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो वेद और उपनिषद में क्या डिफरेंस है, किसी को आइडिया है? व्हाट इज वेद, व्हाट इज उपनिषद? नहीं मालूम? किसी को भी नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को वेद और उपनिषद के बारे में बताऊंगा अभी। देखिए क्या है, ऋग्वेद आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा, हमारे 4 वेद हैं, विल कम टू दैट। लेकिन वो ऋग्वेद जो है वो री शब्द है, री शब्द से बना, री से बनता है ऋत। ऋत का मतलब होता है नेचर, जो हम जहाँ रह रहे हैं, जो प्रकृति है, जो नेचर है, लॉ ऑफ नेचर जिसको हम बोलते हैं कि जैसे सन मून की एक साइकिल है, वो फिक्स टाइम पे आते हैं जैसे और जाते हैं, हर एक चीज अपने आप होती है नेचर में, नेचर हैज एवरीथिंग, सब अपने आप करता है नेचर। तो ऋत शब्द जो है वो नेचर कहलाता है, ऋत को वही ऋग्वेद है, उसी से ऋग्वेद बना, और ऋग्वेद से ही जो ऋषि जिसको हम बोलते हैं, वो जो ऋषि मुनि हम बोलते हैं, तो ऋषि जितने भी थे वो उन सबको देख, उसको ऋत को देख समझते थे, मतलब वो लॉ ऑफ नेचर को समझते थे, वो लॉ, तो उनको समझ के उन्होंने कुछ चीजें जो उनको जैसी दिखाई दी, जैसी थी वैसी दिखाई दी। अब जैसे थी यथाभूत, जिसको हम बोलते हैं यथाभूत देखना या दृष्टा भाव से देखना, वो जो चीज है वो ऋषि करते थे। हम जब भी कोई चीज देखते हैं, हम जब भी कोई चीज सामने हमारे होती है, तो हम उसमें हम अपने ऑटोमेटिक उसको हम जैसा है वैसा नहीं देखते, अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अपने नजरिए से देखते हैं। बट ऋषि लोग ऐसा नहीं करते थे, ऋषि लोग बहुत एडवांस थे अपने इस चीज में, और बहुत ही मतलब जैसा है वैसा देख के, एंड दे जो लिखते थे वो नहीं लिखते थे, जो भी मंत्र वगैरह लिखे गए हैं ऋग्वेद में, ऋग्वेद माना जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी बुक है। कितनी पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है कि 20,000 साल पुरानी है, नोबडी नोज कहाँ से आई, किसने लिखा, किसी ने नहीं लिखा। वेद जो है वो लोगों ने बोला कि ये अपने आप गॉड हैज रिटन इट, तो ये बोलते हैं कि भगवान ने लिखी है वो किताबें, हम इंसान ने नहीं लिखी है, वेद इंसान ने नहीं लिखे। जो भी लिखा हुआ है, जो ट्रांसलेशन है उसका या जो उसका अंडरस्टैंडिंग है, वो ऋषि मुनि ने किया हुआ है। तो वेद, थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएंगे। एक एस्ट्रोलॉजी की बड़ी अच्छी डेफिनेशन परमहंस योगानंद की बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसके अंदर है कि अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन दैट डे एंड आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन हार्मनी, मैथमेटिकल हार्मनी विद इज इंडिविजुअल कर्म। ये हम बार बार रेफर करेंगे इस चीज को आगे भी, इस डेफिनेशन को। और ये एस्ट्रोलॉजी क्यों, हम कब पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट थोड़ी सी हिस्ट्री में हम जरा चल लेते हैं कि हमारी ये जो नॉलेज का जो सोर्स है, जो नॉलेज का सोर्स मतलब जब भी नॉलेज हमारे को मिली, कोई भी नॉलेज हमारे को जो मिली, जो हम पूरा एंशिएंट नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, उसके 2 तरीके थे नॉलेज के, एक था श्रुति, एक था स्मृति। तो श्रुति का मतलब हमें मालूम है, श्रुति मीन्स सुनना, तो सुनने वाली चीज है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में किसी एक ने सुनाया, दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को सुनाया, तो सुनते सुनते वो ज्ञान आगे तक बढ़ा। वो लिखा नहीं गया, डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, उसको पढ़ा गया, सिर्फ उसको ये रिमेम्बर किया गया, याद किया गया। तो वो श्रुति पीरियड था। 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में वो लगभग उसको बोला जाता है, जिसको वैदिक पीरियड बोला जाता है। तो वेदों का जो पीरियड था वो पीरियड है ये वाला। फिर उसके उसमें उसी में 4 वेद आए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ज्योतिष, और जो हम बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वेदों में कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं लिखी हुई, वेदों में कोई ज्योतिष नहीं लिखी, वेद इंडिपेंडेंट बुक्स हैं। अथर्ववेद में थोड़े बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जिक्र है कहीं पर, और उसके प्रिंसिपल्स के उसके बारे में कुछ बातचीत है। वेदों में हर वेद के 4 पार्ट्स होते हैं।
एक मंत्र और संहिता जिसको हम बोलते हैं, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद और वेदों में मैंने आप लोगों से पूछा था क्या डिफरेंस है। वेद कंप्लीट टेक्स्ट बुक है, उपनिषद जो है वेदों के आखिरी पार्ट को उपनिषद बोला गया। बेसिकली उसकी वेदों की जो टीचिंग्स थी, उपनिषद वर्ड जो है वो यही है कि हम ऊपर बैठ के, उप मीन्स ऊपर और निषद मतलब जो नीचे बैठ के जिसने ज्ञान लिया, तो गुरु और शिष्य ने, जो गुरु ने दिया और नीचे बैठ के शिष्य ने लिया, वो उपनिषद जो ज्ञान था वो उपनिषद था। एक उपनिषद भगवत गीता है जो आपने सभी को मालूम है, जो अर्जुन ने नीचे बैठ के श्री कृष्ण ने ऊपर से खड़े होकर दिया, ज्ञान दिया, वो उपनिषद कहा कहलाया गया। तो वेदों के आखिरी जो पार्ट्स हैं वो उपनिषद है। करीब कुछ रिनाउंड उपनिषद है, वी नॉट गेट इनटू कौन से उपनिषद है, क्या उपनिषद है, उन सब में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद ये तो वेदों का पीरियड था। उसके बाद आता है स्मृति। स्मृति मतलब याद करके जो लिखा गया, जो रिमेम्बर करके, जो याद था उसको लिखा गया, डॉक्यूमेंट किया गया। तो ये जैसे ये एपिक पीरियड में हम बोलते हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, जितने भी पुराण हैं। और उसी टाइम पे हमारे कई जो वेदों को नहीं मानने वाले, एक समय था हमारा ये इंडिया के अंदर, जब मल्टीपल नॉलेज इतनी थी हर तरफ से, मतलब एंड इंडिया वाज अ वेरी वेरी प्रॉस्परस कंट्री। क्यों प्रॉस्परस थी? क्योंकि इंडिया में कभी खाने पीने भुखमरी की ज्यादा कोई ऐसी कुछ भी नहीं थी। इट वाज ऑल प्रॉस्परस, एवरीथिंग वाज देयर इन इंडिया एंड पीपल वेर वेरी वेरी नॉलेजेबल। जब कुछ नहीं होता तो आदमी के पास सब कुछ होता है। जब जैसे अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ें तो उसमें मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की पढ़ते हैं, उसमें लास्ट जो स्टेप है वो सेल्फ रियलाइजेशन का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है। तो जब आपके सारी नीड्स पूरी हो जाती है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और रियलाइजेशन होता है। सेम चीज इंडिया में उस टाइम पर थी, मतलब आज से करीब 5-7 हजार साल पहले की हम बात करें तो उस टाइम पर ये चीजें प्रिवेल करती थी। और इंडिया में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे रिलीजन्स या बहुत सारे सेक्ट्स थे जो फॉलो करते थे जिनको लोग, और कभी भी आपस में लड़ाई नहीं हुई किसी की, किसी ने किसी का गला नहीं काटा, कुछ भी नहीं किया। तो ये वो बड़े हार्मोनियस एंड बड़े तर्क वितर्क के साथ एक दूसरे के अपने वो रखते थे, अपनी नॉलेज को रखते थे एंड अपना क्यों कौन सा अच्छा कौन सा खराब इस बारे में बात करते थे, किसकी क्या एडवांटेजेस है, वो सब बात होती थी। तो क्या क्या थे 6 उनको दर्शनों में बोला गया, 6 दर्शन, जैसे वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये वेदांत है, ये वेदों के आखिरी पार्ट को जिसको वेदांत बोलते हैं वो उत्तर मीमांसा है। ये डिस्क्रिप्शन है। हम लोग हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, ये ज्योतिष जो है, या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वो सांख्य दर्शन में, वो सांख्य दर्शन में कही गई है, सांख्य दर्शन के अंदर है। उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में जब हमारा कोर्स खत्म होगा तब हम उसमें उसकी बारे में बात करेंगे। इन दर्शनों के बारे में भी हम बात करेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कभी भी किसी को फुर्सत मेरे टाइम हो तो इंडियन फिलॉसफी के बारे में जरूर पढ़िएगा। आपको हैरानी होगी कि एटॉमिक थ्योरी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो डिस्कवर अभी हम लोग पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से कौन सा मैक्स प्लैंक ने डिस्कवर किया शायद, ये हमारे यहाँ वैशेषिक दर्शन में आज से 5000 साल पहले डिस्कवर हो चुका था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और उसके बाद जितनी भी न्याय दर्शन जो जैसे जो भी जस्टिस और जुडिशियल स्टडीज है, वो सारा न्याय दर्शन के बेसिस पे है। कैसे इस चीज का क्या प्रमाण माना जाएगा, क्या प्रमाण नहीं माना जाएगा, उसकी डेफिनेशन जो है वो न्याय दर्शन में लिखी हुई है। फिर आता है सांख्य दर्शन, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, क्या कैसे इवॉल्व हुई कोई कौन सी चीज, वो सब सांख्य दर्शन में आती है। फिर योग दर्शन है, मार्ग है सांख्य दर्शन का ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। तो ये सारे स्टडीज थी, और इन सब में कहीं ना कहीं बीच में हमारे ज्योतिष को, जिसको हम बोलते हैं, ज्योतिष ने भी जन्म लिया। ज्योतिष को क्यों था? ज्योतिष वेदों के 6 अंग माने गए हैं। 6 अंग मतलब जो लिम्स ऑफ वेदा कहते हैं, जैसे बोलते हैं वेदांग बोलते हैं जिनको। तो ये 6 पार्ट्स हैं वेदों के। एक है शिक्षा विच इज एजुकेशन, उसका बॉडी पार्ट से रेलेवेंस नोज। फिर है व्याकरण विच इज ग्रामर, उसका बॉडी पार्ट से रिलेशन उसका माउथ। और फिर छंद जिसे हम मेट्रिक्स बोलते हैं, वो दैट इज लेग्स। निरुक्त फिर वो एटिमोलॉजी है जो कि कान है आपके। फिर आता है ज्योतिष। ज्योतिष इज बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का मिक्स है। एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी है, और एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी से क्या होगा वो जो स्टडी है उसकी, वो एस्ट्रोलॉजी है, और वो उसको आइज कहा गया। इसीलिए ज्योतिष वर्ड जो है, इट इज कॉल्ड आइज ऑफ वेदा। आइज किस लिए? क्योंकि आगे का देख सकते थे और देख जो होने वाला है उसको जान सकते थे।
ना सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की जिंदगी में क्या होने वाला है वो जानने के लिए, बल्कि नेचुरल कैलामिटीज हो गई, अर्थक्वेक्स हो गए या फ्लड्स हो गए या क्या मौसम है, कैसा मौसम, क्या चीज, वो सारी प्रेडिक्शंस करने के लिए, नेचुरल प्रेडिक्शंस भी करने के लिए ज्योतिष को यूज किया जाता है। और ये 6 चीजों की नॉलेज अगर आपको होगी तभी आप एलिजिबल होते थे वेदों को पढ़ने के लिए। ये पुराने जमाने के अंदर था कि पुराने जमाने में आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, देन यू आर कंसिडर्ड एलिजिबिलिटी है, आप वेद पढ़ सकते हैं। फिर ज्योतिष के ही 3 पार्ट्स हैं, 3 स्कंद जिसको हम बोल सकते हैं। एक है गणित स्कंद विच इज बेसिकली कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन है, हर एक चीज की कैलकुलेशन है कि एवरीथिंग इज बीइंग कैलकुलेटेड इन गणित। अब ये फॉर्चुनेटली हम गणित में ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ ना, हमें सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हम सब लोग सीख पा रहे हैं आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी। ये भी एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास गणित की जितनी कैलकुलेशन है जो एस्ट्रोलॉजी में चाहिए, एवरीथिंग इज बीन डन थ्रू सॉफ्टवेयर। हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपना इजीली पढ़ सकते हैं। हमें कैलकुलेशन करना नहीं, बना बनाया हॉरोस्कोप मिल जाएगा, पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप सब कुछ चीजें बनी बनाई मिल जाती है। तो गणित नहीं, हम फलित पाठ पे करेंगे। फलित पाठ जो है वो बेसिकली आपका वो संहिता स्कंद और होरा स्कंद जिसको हम बोलते हैं उस चीज पे काम करेगा। तो संहिता स्कंद बेसिकली जो था वो है आपका, जैसे मैंने आपको बताया, सेलेस्टियल ओमेंस या आपके वेदर, इकोनॉमिक साइकिल्स, अर्थक्वेक्स, ये सारी जो जेनरिक मंडेन प्रेडिक्शन जिनको बोलते हैं वो चीजें हम संहिता स्कंद में आती हैं। फिर आता है होरा स्कंद। होरा स्कंद इज बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ हॉरोस्कोप। तो हम ये जो तीसरा वाला स्कंद है इसको हम मास्टर करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स। ये 3 पार्ट्स है ज्योतिष के मोटा मोटी। तो अब इसमें फिर 6 अंग हैं ज्योतिष के। अभी तो 3 पार्ट हमने वो देखे, तो क्लासिफिकेशन, और 6 अब डिफरेंट पार्ट ऑफ ज्योतिष में घुसते हैं। तो चीजें हैं, एक है गोल जिसको बोलते हैं विच इज स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, और जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं उसको कहते हैं। फिर गणित जिसको हम, जैसे हमने पहले देखा, एस्ट्रोलॉजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। फिर जातक, बर्थ और नेटल एस्ट्रोलॉजी जिसको बोला जाएगा। फिर प्रश्न। ये प्रश्न क्या होता है? प्रश्न इज बेसिकली व्हेन यू डोंट हैव अ हॉरोस्कोप, और कोई भी आपके सामने कभी भी आता है तो जो क्वेश्चन पूछता है वो उसका आंसर, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ज्योतिष में हम कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर दे सकते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर प्रश्न। फिर नेटल हॉरोस्कोप जिसको हम होरारी एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। और फिर आता है मुहूर्त। कोई भी हम मुहूर्त निकालते हैं बहुत सारी चीजों का। आप शादी का मुहूर्त निकालते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, कोई भी मुहूर्त निकालना है, कोई चूजिंग एन ऑस्पिशियस टाइम किसी भी काम को करने के लिए, दैट इज बेसिकली मुहूर्त एक पार्ट है। फिर है निमित्त, जो ओमेंस का इंटरप्रिटेशन ऑफ ओमेंस, कि क्या अच्छा ये शुभ संकेत है, ये शुभ अशुभ संकेत है, उन चीजों की पढ़ाई वो निमित्त में आती है। तो हम लोग इसमें जातक और प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, मुहूर्त भी निकालेंगे। उसमें गणित हमें ऑलरेडी करा हुआ मिलेगा हमारे को सॉफ्टवेयर में, तो हमें वो ज्यादा उसमें कैलकुलेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको सारे जितने भी टर्म्स हैं जो यूज होते हैं एस्ट्रोलॉजी में या आपने कहीं सुने हुए हैं, उन सब का मतलब मैं आपको बताऊँ। तो वो हम सारे वर्ड्स कवर करेंगे। अब कितने टाइप की ज्योतिष होती है? क्योंकि हमने मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें मैंने आपको बोला पराशरी ज्योतिष पढ़ाऊंगा। तो पराशरी ज्योतिष से शुरू करते हैं। महर्षि पराशर कौन थे? आप लोगों को मालूम है महर्षि पराशर कौन? हु इज महर्षि पराशर? हम पराशरी ज्योतिष पढ़ने जा रहे हैं, महर्षि पराशर के बारे में कुछ तो आइडिया होना चाहिए। हु इज महर्षि पराशर? कोई भी, एनीवन, किसी को आइडिया कौन थे महर्षि पराशर? महाभारत देखिए सबने? जी सर। हाँ, महाभारत किसने लिखी? ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास। तो ऋषि वेदव्यास किसके पुत्र थे? महर्षि पराशर के पुत्र थे ऋषि वेदव्यास। महर्षि पराशर के तो पुत्र थे, बट उसकी जो मदर थी जिन्होंने शांतनु से शादी करी, सत्यवती जिनका नाम था, वो
जो ऋषि पराशर की काफी सेवा उन्होंने करी थी, उनके साथ उनके जो पुत्र था वो थे वेदव्यास। तो ऋषि पराशर वेदव्यास के फादर थे। और उस जमाने में महाभारत सब डेटेड अराउंड 5000 ईयर्स, उससे हजारों साल जीते थे। ऋषि कैसे जीते थे पता नहीं, बट वो ऋषि पराशर ने उस टाइम पे लिखी थी। तो इनकी एक बुक आती है, जो इनके जो श्लोक थे, जो वर्सेस थे, जो लिखा ऋषि पराशर ने, जिसको बोलते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र। मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भेज दूंगा, जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ से देख सकता है। उसका अगर पीडीएफ से समझ में आए तो आप लोग उसकी बुक आप खरीद भी सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बेसिक टेक्स्ट बुक, जो जिसे कहते हैं ना बाइबल ऑफ एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए आप, चाहे आप भगवत गीता ऑफ एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, कोई सी भी, वो प्रिंसिपल एस्ट्रोलॉजी की बुक है। और बृहद पराशर होरा शास्त्र, बहुत सारे श्लोक हैं उसमें, उसके इंटरप्रिटेशन लोगों के अलग अलग हैं, और मॉडर्न टाइम्स में और तरीके से लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया। तो बेसिक्स जो है, जो भी एस्ट्रोलॉजी की है, वो हमारी बृहद पराशर होरा शास्त्र है। फिर बहुत सारे उसके बाद बहुत सारी और बुक्स निकली, अलग अलग लोगों ने इस पे रिसर्च करके अपना अलग अलग दिया। जो एक सरावली और जातक परिजात और फल दीपिका, ये 2-3 बुक्स बहुत ही, ये भी बहुत प्रचलित बुक्स हैं ज्योतिष की। फिर उसके बाद एक ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के टाइम पर एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हुए जिनका नाम था वरहामिरा। वो उनके कोर्ट में एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बुक लिखी है बृहद जातक और बृहद संहिता। ये भी बहुत बड़े बुक्स मानी जाती है। फिर एक तरीके का जो एस्ट्रोलॉजी करी गई वो है नाड़ी ज्योतिष। अब नाड़ी ज्योतिष जो हम पढ़ेंगे वो अलग है, ये नाड़ी ज्योतिष जिसकी मैं बात करूँ दैट इज डिफरेंट। ये नाड़ी ज्योतिष है कि आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पर एक पाम लीव्स पे लिखा रहता है, एंड वो आपका थंब इम्प्रेशन लेके चेक करते हैं। वो ऐसा माना जाता था उस टाइम पर कि आपके पास, ज्योतिष के पास, जो भी ये नाड़ी ज्योतिष कर रहा है, उसके पास वही आएगा इंसान जो देखने आएगा जिसका वो लिखा हुआ है, उसी का वो बता सकते हैं, किसी और का नहीं बता सकते। तो दैट वाज अगेन, आज भी ऐसे ही, आज भी आप जाके अगर थंब इम्प्रेशन देंगे, आपका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करेगा तो वो नहीं बताएंगे आपके बारे में। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, इसकी कोई बुक्स नहीं है, इसका कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है, ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन चलता है। इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स टू मास्टर दैट आर्ट। तो वो बेसिकली भृगु नंदी नाड़ी है, और ये जनरली साउथ में है, वो भी तमिलियन वर्जन ज्यादा है, तमिल में ही है मेजोरिटी। तो भृगु नाड़ी, पराशर नाड़ी, शुक्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये सारे नाड़ी के वर्जन हैं। अलग अलग ऋषियों ने किया, अलग अलग फैमिलीज ने बढ़िया ट्रेडिशन, अब वो अलग अलग लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। 4 खंड में या 4 पार्ट्स में पढ़ी जाती है ये नाड़ी ज्योतिष भी, भाव, योग, कर्म और शांति। फिर उसके बाद आता है जैमिनी ज्योतिष। जैमिनी ज्योतिष के कुछ पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे अपने इसमें आगे चल के फ्यूचर में, और वो महर्षि जैमिनी ने का है। इसमें बड़े अलग तरीके से दशाएं चलती हैं, इसमें राशियों के हिसाब से दशाएं चलती हैं। वो भी हम पढ़ेंगे, वो इन ब्रीफ यू विल टच लेटर ऑन। फिर एक तांत्रिक ज्योतिष आता है, इसके बारे में ज्यादा टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ना ही मालूम है कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, किसने किया। फिर एक ज्योतिष है विच इज ताजिक, आपने नाम सुना होगा, कुछ लोग ताजिक प्रैक्टिस करते हैं। जैसा हमारा वर्षफल बनता है जिस चीज से, एनुअल प्रेडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो वहीं से आया है। अरेबिक एस्ट्रोलॉजी जिसको बोल है, दैट इज ताजिक ज्योतिष। ये अरेबिक का भी कुछ पार्ट है हमारे ज्योतिष में। ये तो पुराने टाइप के हमारे बाइफर्केशन हो गए। मॉडर्न डे में अगर हम देखें जो चीजें हैं, वो है केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी कृष्णमूर्ति बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे, उन्होंने प्लैनेट्स को पढ़ने का एक नया तरीका निकाला, और बड़ा प्रेसाइज तरीका निकाला, जिसमें हमने ज्यादा काफी क्लटर जो काफी योग वगैरह को कम कर दिया, और प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी को ज्यादा लेकर आए। ये एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे हम ये अलग है, बिकॉज इसमें जो चार्ट यूज किया जाता है, एक तो जो हॉरोस्कोप हम यूज करते हैं वो डिफरेंट है, लगन चार्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हमने भाव चलित चार्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, और उससे प्लैनेट्स की और एक्यूरेट पोजीशन के बारे में हमें पता चला, और इसलिए हमारी प्रेडिक्शंस और एक्यूरेट हो पाई। फिर इसी का एक पार्ट जो है वो बना नाड़ी ज्योतिष। तो केपी आप लोगों ने सुना होगा, केपी पढ़ते हैं लोग, कुछ लोग केपी से प्रेडिक्शन करते हैं। फिर आया एक नाड़ी ज्योतिष, वो भी लगभग ऑन सिमिलर लाइंस है, बट उसका वे ऑफ प्रेडिक्शन इज लिटिल डिफरेंट। तो हम लोग आगे चल के नाड़ी ज्योतिष भी पढ़ेंगे, ये वाला नाड़ी ज्योतिष पढ़ेंगे, और साथ में पराशरी के प्रिंसिपल्स का पूरा करेंगे। पराशरी अपने आप में कंप्लीट साइंस है, उसमें हम कंप्लीट तरीके से पढ़ सकते हैं, बट नाड़ी ज्योतिष इसलिए एडेड है उसमें ताकि हम उसको और आगे
हमारी प्रेडिक्शन में कोई चूक ना हो। हम जब आगे ज्योतिष अपनी प्रैक्टिस करें तब हम 100% एक्यूरेसी के साथ अपने जो हॉरोस्कोप को पढ़ना जानते हो और हॉरोस्कोप को पढ़ के हम सही प्रेडिक्शंस कर पाए। तो ये नाड़ी और केपी और नाड़ी में क्या डिफरेंस हुआ? मतलब केपी ज्योतिष और नाड़ी मतलब कौन सी ज्यादा बेटर? कौन सी ज्यादा बेटर नहीं है, बेटर तो सारी है। जिसपे आपकी मास्टरी हो जाए वही बेटर है। ऐसा कहना गलत है कि ये कोई बेटर है, कोई किसी के तो पर आके नहीं पड़ता। मतलब सीखने में भी ठीक हो और सीखने में एक्यूरेसी प्रेडिक्शन भी। वो मेरे को जो लगा वो मुझे नाड़ी लगा, इसलिए मैं नाड़ी प्रैक्टिस करता हूँ, नाड़ी ही पढ़ता हूँ। तो मुझे केपी उतनी एक्यूरेसी नहीं लगी। लोग केपी पढ़ने के बाद भी नाड़ी पढ़ते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा घुमा कर प्रेडिक्शन के अंदर आता है और नाड़ी पे बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्टली आता है। तो है हालांकि उसी का पार्ट, बट प्रेडिक्शन की जो स्टाइल है वो नाड़ी ज्योतिष का बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। दैट्स द ओनली थिंग, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बेसिस वही है दोनों का। Nadi, the word nadi means what, please? The word नाड़ी basically means your नाड़ी होता है ना, वो वैद्य लोग क्या नाड़ी देखते थे आपका ऐसा ये Umbilical cord. पल्स वो umbilical cord Oh. पल्स, that is नाड़ी। Okay. Thanks. तो नाड़ी is पल्स। तो ये पल्स जो है ये वो जो पुराना नाड़ी था, भृगुनंदी नाड़ी और वो सब, दैट वाज नाड़ी। वो नाड़ी ज्योतिष ओरिजिनल था। ये नाड़ी ज्योतिष का नाम नाड़ी है, बट इट इज बेसिकली प्रेडिक्शन बेसिस योर प्लैनेट, नक्षत्र का प्लॉट। ये हम पढ़ेंगे अभी। आप नए जिन लोगों को नहीं आइडिया उन लोगों को डोंट गेट हैसल्ड, ये सब चीजें कवर होंगी धीरे धीरे, सारी चीजें हम लोग को। राइट। तो इतने टाइप की एस्ट्रोलॉजी होती है, इतने तरीके के उसके अंग हैं, अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के पार्ट्स हैं और इतने सारे अलग अलग मतलब चीजें हैं जो हमें याद नहीं करना सारा। ये हमारे को सिर्फ पता होना चाहिए। वी आर नॉट हियर टू, वी डोंट हैव, बिकॉज वी विल नॉट यूज दिस एनीवेयर। बट क्योंकि हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ज्योतिष इज एंशिएंट साइंस जो हम पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत अपने कल्चर के बारे में, अपने जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कहाँ से आया, किसने लिखा, क्या था, क्यों ऑथेंटिक मानते हैं हम इसको, क्यों अभी तक इसके रिजल्ट्स करेक्ट आ रहे हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज। आर्यभट्ट ने सब वो जो बाकी जो मैथमेटिशियन हमारे रहे हैं पुराने, कितने 100 साल पहले उन्होंने जो सूर्य ग्रहण की, सोलर इक्लिप्स की जो प्रेडिक्शंस करी किस किस डेट में होंगी, वो आज तक ठीक आती है एग्जैक्ट। और कैसे करी लोगों ने, कौन से उनके पास टेलीस्कोप को तो अभी हुआ, टेलीस्कोप तो अभी बना है पिछले 200 साल में। लेकिन हमारे अगर आप टेक्स्ट देखेंगे तो अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस कितना है, अर्थ की स्पीड कितनी है, कितने दिनों में कवर करती है सन को, अर्थ की नहीं, मार्स का, वीनस का, जुपिटर का, सैटर्न का, फॉर एवरी प्लैनेट दे हैव डन एग्जैक्ट कैलकुलेशन। हर चीज का कैलकुलेशन एग्जैक्ट कैसे था, आई हैव नो क्लू ऑन दिस, बट ये कुछ ना कुछ जरूर डिवाइन कह सकते हैं हम। जो नहीं समझ में आता हम उस चीज को डिवाइन बोल देते हैं, डिवाइन, इसलिए ऐसा हुआ होगा। बट वो बहुत एक अलग लेवल का इंटेलिजेंस, अलग लेवल का उनका रिसर्च कह लीजिए आप या ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, वो सब था। एंड दे हैव डन इट टू द लास्ट, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेट। तो अब हम थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी के पीछे जाएंगे। एनी क्वेश्चन सो फार, एनी क्वेश्चन, एनी कोई वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आया अब तक हमने जो पढ़ा देखा, किसी का कोई क्वेश्चन? आई नो आप लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहेगा कि वेद में क्या है, उसमें क्या है क्या नहीं, वेद कहाँ से आ गए, इतना पढ़ना पड़ेगा। हम वेद नहीं पढ़ेंगे, हम इतने अभी वो नहीं है। बट फिर भी सर हमें ये पीडीएफ मिलेगा? मैं आपको दूसरा दूंगा। ये पीडीएफ, ये तो प्रेजेंटेशन है, मैं आपको इसका कंटेंट जो है वो मिलेगा। जो फर्स्ट से शुरू से आपने जो कंटेंट दिया वो सारा मिलेगा? हाँ, कंटेंट आपको सारा मिलेगा। कंटेंट मैं सब दूंगा, लेकिन ये मतलब ये प्रेजेंटेशन इज एज इट इज नहीं, आपको कंटेंट मिलेगा। ओके, कंटेंट मैं सारा दूंगा, पूरा जितना भी है, और कोशिश करूंगा कि आपको मैं पीस बाय पीस दूं, थोड़ा थोड़ा दूं। मैं वैसे देने को तो सारा एक साथ दे सकता हूँ आपको, बट आप पढ़ें और पढ़ के अपना आप सर वो बुक का पीडीएफ भी थोड़ा सा दे दीजिए। बुक के पीडीएफ तो भेज दूंगा मैं, बेरत तराशर हो शास्त्र वो आज ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिजाइन आपको यहाँ दिख रहा है। तो अभी अगर आप, अच्छा आप लोग पहले एस्ट्रोनॉमी से पहले मुझे आप लोग ये बताइए, आपको
जोडियक क्या होता है? व्हाट इज अ जोडियक? क्या आपको ये राशियां बोली जाती है, सन साइन मेरा ये है, मून साइन ये है, तो वो कहाँ पर है साइन? कैसे देखते हैं हम लोग, किधर है? तो आप किसी को कोई आइडिया कैसे करते हैं हम लोग? व्हाट इज सन साइन, व्हाट इज मतलब साइन या जोडियक की हम कहाँ है? वेयर आर दे लोकेटेड एक्चुअली? These are constellations. These are constellation, yes, these are constellations. Constellation in sky. किधर? And are these the only constellation? इसके अलावा भी कुछ constellations? There are more. There are Yeah. more, but these are the most, I think, common and predominant ones. I have no clue, but these are the only ones I know. हमने सुना, बचपन से सुना हुआ है ना. We all have heard about I'm a Leo, I'm a Cancerian, I'm a Scorpion, I'm a Yeah. So we identify with our sun signs, but where what is a sun sign? Sign है कहाँ पर? Sign है क्या? कभी आपने सोचा किधर? वो मेरे को बड़ा, क्योंकि मुझे बड़ा ये लगता था कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, मकर संक्रांति है. मैं कहा ये प्रवेश कहाँ करता है? वेयर इज इट? रोज सुबह निकलता है एक तरफ से एक दूसरी तरफ, राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सेट्स इन वेस्ट. ये This was the only reason मैं एस्ट्रोलॉजी से भागती होती थी क्योंकि कौन किधर आ रहा है, कौन किधर जा रहा है. प्रवेश This कर रहे was हैं, किधर very, प्रवेश कर रहे हैं, yes. मतलब राशि है कहाँ पर? स्कॉर्पियन है, कौन है स्कॉर्पियन? कैसे स्कॉर्पियन? हाउ डू यू डिफाइन दैट स्कॉर्पियन? क्या होता क्या है? सर, तो सन साइन को हम कह सकते हैं कि सन अगर किसी कॉन्स्टलेशन में पास कर रहा है, जब किसी का जन्म हो रहा है, तो जहां पे सन होगा या जिस कॉन्स्टलेशन के पास होगा तो उसे हम सन साइन कह देंगे. या फिर एक चार्ट में जहां पे मतलब सन होगा. हाँ, क्या ऐसा कह सकते हैं? हाँ, आई थिंक ऐसा दैट कह इज व्हाट सकते हैं. दैट वाज द मैं थॉट तो आई पूछ हैड. रहा साइन है क्या? कॉन्स्टेलेशन हमने बोल दिया, बिल्कुल ठीक. तो देखिए ऐसा है कि चलिए अब इसके बारे में, अब जो हम अगली स्लाइड हम लगाता है, इसमें स्लाइड में जितना जितना मैं बता रहा हूँ ना, उनको है सारी इंफॉर्मेशन, बट हम पढ़ेंगे उतना जितना जितना मैं बता रहा हूँ. ठीक है, अभी के लिए देखिए, ये जो आपने बीच में एक लाइन दिख रही है प्लैनेट्स के बीच में, और यहाँ पर दो वो रखे हुए हैं, दो बैंड्स बनाए हैं. ठीक है, ऊपर 8 डिग्रीज लिखा हुआ है इधर एक कोने में, यहाँ पर 8 डिग्रीज लिखा हुआ है. तो ये जो चीज है 8 डिग्रीज वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, दिस इज बेसिकली योर हमारा यूनिवर्स जो है, जिसको हम अपना यूनिवर्स या हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, या हम बोलते हैं हमारा जहाँ पर हम सरवाइव करते हैं, ये पूरा जो कंप्लीट यूनिवर्स है उसमें सिर्फ एक छोटा सा 16 डिग्री का एक बैंड है. उस 16 डिग्री में सारे प्लैनेट्स हैं, और सब एक ही साथ घूमते जा रहे हैं. ठीक है, सारे प्लैनेट्स एक साथ घूमते हैं, सारे प्लैनेट एक साथ चलते हैं, एक साथ रहते हैं, और वो बड़ी स्पीड से जा रहे हैं. और बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ये वाली चीज में. अगर आप लोगों से पूछूं कि हम लोग अर्थ पे खड़े हुए तो हमें अर्थ कैसा दिखता है? फ्लैट दिखता है कि राउंड दिखता है? फ्लैट दिखता है ना किसी को? राउंड तो नहीं दिखता. फ्लैट ही दिख राउंड तो नहीं दिख रहा किसी को. नहीं, तो मन की आंखों से दिख सकता है, ऐसे नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा. ठीक है, फ्लैट दिखता है. अच्छा, आप लोगों को लगता है कि क्या स्पीड है अर्थ की घूमने की, जो अपनी एक्सेस पे घूम रहा है अर्थ? रोटेशन जिसको हम बोलते हैं, क्या स्पीड, किस स्पीड से घूमता है? कितनी 66,000 किलोमीटर? नहीं, वो रेवोल्यूशन 6400 किलोमीटर रफली अराउंड पर आवर के हिसाब से. तो पर आवर जो स्पीड है वो घूमता है डेली, जो हम सुबह शाम होती है वो एक्सिस पे क्या स्पीड पे घूमता है? हाँ, एक्सिस पे जो घूम रहा है वो वाली बता रहा हूँ. फिर उसके अलावा फिर उसके बाद आती है, वो घूमते हुए घूम रहा है ऐसे जाके सन के आसपास घूम रहा है. वो जो स्पीड है सन के आसपास घूमने वाली, वो 64,000 किलोमीटर पर आवर, जो सन के आसपास जो घूम रही है. और वो जो घूम रहा है, और जो पूरा सोलर सिस्टम है, वो रफली अराउंड सेम 74,000 के आसपास वो ब्लैक होल या वो मिल्की वे की तरफ, जो पूरी गैलेक्सी की तरफ मूव कर रही है. पूरा सिस्टम ही सिस्टम पूरा. अब आप सोचो, इतनी मूवमेंट हो रही है, हमें मूवमेंट सुनाई नहीं देती. हमें मूवमेंट ना, मतलब मूवमेंट सुनाई नहीं देती या दिखाई नहीं देती, दोनों एक ही चीज है. सुनाई, क्योंकि कोई भी चीज मूव करती है छोटी सी, आप एक हाथ में पेन लेके ऐसे घुमा, कोई भी चीज ऐसे घुमाते तो हवा के अगेंस्ट वो टच करती है तो एक आवाज आती है. जब फ्लाइट उड़ती है तो फ्लाइट क्यों इतनी तेज आवाज आती है? क्योंकि वो हवा को ऐसे काटते हुए जाती है, तो फ्रिक्शन जो आता है फ्लाइट का, उससे आवाज आती है. अब आप सोचो, जब अर्थ मूव कर रही है तो आवाज नहीं आएगी. इतने सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, आवाज नहीं आएगी. तो वो आवाज आती है. उस आवाज को हम जो यूनिवर्स की साउंड बोलते हैं, जैसे वो ऐसा बोला जाता है कि वो आवाज जो है लगभग
ओम जैसे साउंड करती है आवाज, वो यूनिवर्स की जो साउंड है, और इसीलिए ओम शब्द का जो उच्चारण है वो आपको बड़ी जल्दी बहुत स्पीड से कनेक्ट कर देता है कॉन्शियसनेस से, हायर कॉन्शियसनेस से। ये साउंड ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है ये। एंड यू विल बी मतलब सरप्राइज कि हम लोगों को जितना दिखता है, हम क्योंकि हमारी तो आईज लिमिटेड, हम तो उतना ही देखेंगे जितना हमें दिख रहा है, बट कितना हम कितनी, एक तो बहुत छोटी सी चीज में हम, अर्थ इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट एग्जिस्ट, एंड इवन आवर सोलर सिस्टम इज वेरी स्मॉल। 16 डिग्री बैंड है छोटा सा, बस वो पूरा यूनिवर्स में है। तो जो 16 से ये डिग्रीज का जो बैंड है, ये पूरा का पूरा सन की ग्रेविटेशनल पुल कह लीजिए आप, या एक दूसरे की कोई भी पुल कह सकते हैं हम इसमें, जो ग्रेविटेशनल पुल है इसका, वो एक ही तरीके से अपने अपने पाथ में ही घूमते हैं। कभी भी अर्थ ने वीनस का पाथ को नहीं इंटरसेक्ट किया, कभी भी अर्थ ने मार्स के पाथ को नहीं इंटरसेक्ट किया, वो अपने आप ही घूमते जा रहे हैं, एक ही फिक्स्ड पाथ पे घूम रहे हैं सन के अगेंस्ट। तो ये सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सब अपना एक अलग अलग टाइम लेते हैं, सबका रेवोल्यूशन का अपना अपना टाइम है। सबसे फास्ट मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। ये स्पीड किसकी कितनी है। अच्छा, यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये हम अर्थ को सेंटर ऑफ यूनिवर्स लेके चलेंगे, क्योंकि हम अर्थ पे बैठे हैं, और अर्थ को हम रिप्लेस कर देंगे सन से, क्योंकि हम कहेंगे सन यहाँ आ गया तो सन के चक्कर काट रहे हैं हम, तो वी आर सारा का सारा रेवोल्यूशन सन के अगेंस्ट है। तो ये जितनी भी पूरा जो सोलर सिस्टम का बैंड है, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए कि कैसे है, और वहां पर मैंने कई बार आपको ये वाला वर्ड यूज किया इससे पहले, कौन से हमारे पास वो थे बाइनोकुलर्स थे, या कौन से हमारे पास वो थे टेलीस्कोप थे, जो हमें दिखाई देता था। उस समय दिखाई देता होगा, स्काई शायद ज्यादा क्लियर होता होगा, बिल्कुल क्लियर होता होगा कि सब कुछ दिखाई देता है। वहां पर हमें ऐसे फॉर्मेशन दिखाई दिए, स्टार के फॉर्मेशन दिखाई दिए। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये स्टार के फॉर्मेशन बने हुए हैं। ये जो बेसिकली जो एरीज पे आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन टाइप का ऐसा है, ये फॉर्मेशन स्टार्स के दिखाई दिए। लोगों को उस टाइम पे जो आइडिया था वो था एनिमल्स का, जो एनिमल बर्ड्स या आपके जो ह्यूमन बींग्स थे, उन्हीं के हिसाब से उनकी शेप से उनको रिलेट कर दिया। और करीब पूरे कॉन्स्टेलेशंस को, जो भी हमें स्काई दिखा, उस स्काई को अपनी समझ से पढ़ने के लिए हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया। 12 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम और आवर यूनिवर्स और आवर स्काई। तो वो जो 12 एक जो 12 हिस्सों में बांटा, जो 12 उसकी डिविजन्स किए, दे आर कॉल्ड ज़ोडिएक्स। तो वो है राशि। इमेजिनरी लाइन से, कहीं कोई ऐसी लाइन नहीं पड़ी हुई है कहीं पर हवा में, ऐसे आप बाहर निकल के रात को देखो कोई लाइन दिख रही है कि यहाँ पे भी एरीज आ गया, वहां पर, वो ऐसा नहीं है। वो लाइन वाइन कुछ नहीं है, वो आपको कोई बाउंड्री नहीं है। इट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन कि ये और इमेजिनरी लाइन का मेजरमेंट है 30 डिग्रीज टू 12 into 30 is 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्री की हमारे पास पूरा राउंड है, और 360 डिग्री का हमारे को 360 degrees divided by 12 is 30 degrees each. So every Rashi or every zodiac sign is 30 degrees. ये 30 डिग्री का हमें वो रफ एक इमेजिनरी बाइफर्केशन है, वो साइन कहलाया। तो जब भी कोई भी प्लैनेट किसी भी उस इमेजिनरी बाइफर्केशन, आप ऐसा कह लीजिए एक लैंड लिया हमने, गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट किया, उस लैंड के हमने हिस्से कर दिए, इक्वल प्लॉट कट गए। जो प्लॉट कटे हुए हैं वो प्लॉट वो हर एक राशि का एक प्लॉट है। तो वो जो एरिया है पूरा यूनिवर्स का, वो प्लॉट काट दिए, प्लॉट काट के हर एक को एक दे दिया। और कैसे दिया, वो जैसी शेप थी कॉन्स्टेलेशन की, जो सबसे प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन दिख रहा था शेप का, उसी शेप के साथ उसको जोड़ दिया किसी एनिमल के साथ, उसको जोड़ दिया किसी एनिमल के साथ। अगर आप जैसे यहाँ टॉरस देखें, टॉरस में 2 सीन से दिखते हैं इसके कॉन्स्टेलेशन में, ऐसे कॉन्स्टेलेशन में ही दिख रहा है ऐसे यहाँ पर ना, ये ऐसा, तो इसको जोड़ दिया, ये बुल जैसा दिख रहा है। अब ये हमें तो पता नहीं ऐसा बुल नहीं दिखेगा, उस जमाने में दिखता होगा तो बुल से जोड़ दिया, तो टॉरस का सिंबल बन गया बुल। ऐसे जेमिनाई में 2 लाइंस दिख रही हैं आपको ऐसे, तो ये 2 दिख रहे तो 2 लोग दिख गए, इसमें डुअल आ गए। कैंसर में क्रैब जैसे आगे निकले हुए 2। तो ये ऑल दीज कॉन्स्टेलेशन वेर वेरी वेरी सिमेट्रिकल विद द शेप्स। जो शेप, और शेप कौन सी, जो लोगों ने देखा, जो उस टाइम पे एनिमल्स थे, जैसा वो जैसा
था नेचर उस टाइम, तो उसी से जोड़कर उन्होंने देखा उस चीज को, और वो एक उसको असाइन कर दिया हर किसी साइन को। तो अब हर साइन को हमने असाइन कर दिया है एक एनिमल के साथ, एक किसी फिशेस के साथ, किसी और चीज के साथ, तो ये सब ऑल सारे के सारे ऐसे असाइन कर दिए गए। एंड देन जितनी राशियां थी, ये तो 30 डिग्री से थी। अच्छा, अब यही नहीं खत्म हुआ, 30 डिग्री ये राशियां तो है, नक्षत्र का नाम सुना आप लोगों ने सबने? नक्षत्र क्या होते हैं? व्हाट आर नक्षत्र? यस सर। क्या होता है नक्षत्र, कहाँ होते हैं? सर इसका मीन्स ये मीन्स ये राशियों को भी डिवाइड किया गया है 24 नक्षत्रों में। 24 में नहीं, 27 28 भी बोला जाता है, एक और नक्षत्र है। तो नक्षत्र की हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। वो अभिषेक, सारे के सारे फीमेल है, एक ही मेल नक्षत्र है, अभिषेक बोला जाता है, वो 28 नक्षत्र है। बट अभी नक्षत्र के बारे में बात, बट आप देखिए एक और, ये जो राशियां थी, ये तो कॉन्स्टेलेशन दिखाई दी, इसके पीछे भी कुछ दिखाई दिया कि एक अभी और भी है। तो इसको फर्दर डिवाइड करो, तो इसको फर्दर 27 नक्षत्र में डिवाइड कर दिया। हम पढ़ेंगे 27 ही, बिकॉज 27 का ही वो है वैलिड नक्षत्र माने जाते हैं। तो 27 नक्षत्रों में फिर से इसको डिवाइड कर दिया गया। इसके पीछे और कॉन्स्टेलेशन दिखे, उन कॉन्स्टेलेशन को नक्षत्र बोला गया। तो उन नक्षत्र का अंदर जो ब्राइटेस्ट स्टार था, उसको एक नाम दे दिया गया। तो जितने भी नक्षत्र हमारे हैं, वो उस नक्षत्र के, उस कॉन्स्टेलेशन के जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसके ऊपर है। और नक्षत्र जितने भी है वो सारे के सारे फीमेल नेम्स के ऊपर है, सारे के सारे फीमेल नेम्स हैं। तो ये कल को किसी को अपने फीमेल नेम रखना हो किसी बच्चे का, तो आप नक्षत्र के नाम पे रख सकते हैं किसी भी। और बहुत सारे लोग रखते भी, बहुत सारे लोग रखते भी हैं। इसकी स्टोरी अलग है, जब हम नक्षत्र पढ़ेंगे तो मैं नक्षत्रों की स्टोरी आपको सुनाऊंगा डिटेल में, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई विल ट्राई एंड मेक दिस कंटेंट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको वैसी वैसी कहानियां समझाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं सुनी। तो कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें माइथोलॉजिकल टेल्स जो है ना, वो ये सब इसीलिए बताई गई कि हम इसे याद कर सके बड़ी इजीली। सर मैं ये बोलने वाली थी कि आप प्लीज साथ में ना स्टोरीज सुनाना, ताकि हमारा बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्टोरीज बिल्कुल सुनाऊंगा, स्टोरीज में जरूरी है, स्टोरीज में, क्योंकि स्टोरीज में ही आप एक बार स्टोरी सुन लेंगे आपको याद आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास एरीज टॉरस, ये अच्छा नाम याद है आप सभी को राशियों के? सन साइंस के नाम याद है सबको? पूरे ऑर्डर याद है सबको? यस सर। यस हाँ सभी को याद है पक्का? सब जिसको नहीं याद, और अगर कोई नहीं बोल रहा, सब लोग यस बोल रहे हैं, उसके प्रेशर में आ गया है, तो प्लीज याद कर लेना बाद में, ठीक है? सबको याद करना जरूरी है। मैं भी बताऊंगा आपको क्या होमवर्क करना है आज, बट मैं उससे पहले आज आपको एक दूसरी चीज, एक बड़ा ही जो हम आगे पढ़ने वाले थे, उसको मैंने सोचा आज ही मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ इसको मैं आप लोगों को याद करा दूं। आज ही याद कर लेंगे आप एक बहुत बड़ी चीज। ये होमवर्क है, अभी होमवर्क पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, ठीक है? स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि सन एंड मून हमारे जो ये राजा रानी कहा जाता है, फादर मदर बोला जाता है इनको यूनिवर्स का, ठीक है? सन ब्राइटेस्ट है भाई, सन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मून हमारे अर्थ के बिल्कुल आसपास रहता है। जितनी भी अर्थ में समझ लीजिए जितना लिक्विड है, सारा का सारा मून से मैनेज हो रहा है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल बड़ा स्ट्रांग है। तो मून जो है, मून अर्थ को ठंडक देता है रात को, सन दिन में गर्मी देता है। वो दोनों ही चीजों की जरूरत है, इक्वल उसमें जरूरत है, तभी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। तो ये दोनों चीजें, एक तो सन को बोला जाता है हमारे, ऑल्दो मून इज नॉट अ प्लैनेट, मून प्लैनेट नहीं है वेस्टर्न के हिसाब से, बट हम इसको प्लैनेट कंसिडर करते हैं। तो सन और मून जो है, ये दोनों के दोनों राजा रानी बोला जाता है, कैबिनेट, प्लानिटरी कैबिनेट को बोला कहें तो उसमें किंग एंड क्वीन बोला जाएगा। फिर अगर हम इसमें ये बोले कि सन जो है वो बहुत वो फादर है, तो मून मदर है। तो फादर मदर, ये हो गए दो मेन लोग। अब इन दो मेन लोगों के पास एक एक 30 डिग्री का जो हमने बांटा हुआ था ना एरिया, इनके पास पूरा एरिया था, क्योंकि ये राजा रानी है भाई, राजा रानी के पास तो सारा एरिया होगा। तो अब जहां पर वो बैठे हुए अपना अपना जो क्लोज, जहाँ पे उनका कैपिटल सिटी थी, वो एक की थी लियो, और एक की कैपिटल सिटी थी कैंसर। लियो और कैंसर दोनों साथ साथ है, चौथा पांचवा नंबर
तो ये दोनों आसपास बैठे हुए थे। अब हुआ क्या, अब एक प्लैनेट है जो सन के बहुत पास है, मरकरी। अब मरकरी ने सोचा कि ये तो पूरी जगह लेके बैठे हुए हैं, और क्या करूं मैं, कुछ तो करना चाहिए मुझे। तो मरकरी क्या है, कम्युनिकेशन का वो है। तो सबसे पहले मरकरी कम्युनिकेशन जगह कि मैं पूछूं, कुछ मांगूं। तो वो गया सन के पास कि जी आप तो बैठे हुए अपने एरिया में, आपका तो पूरा प्लॉट है, ये 30 डिग्री व्यू ले रखा आपने, मुझे भी कुछ दे दो, थोड़ी सी जगह मुझे भी चाहिए। तो सन ने कहा, सब सन बिंग सन, दयालु, बड़े अपना, वो तो राजा है, राजा से कोई मांगने आएगा तो मना कैसे करें। उसने बोला अच्छा एक काम करो, मेरे बगल वाला प्लॉट है, मेरा बगल वाला प्लॉट तो नंबर 5 एड्रेस था, नंबर 5 का एड्रेस है लियो का, नंबर 4 का एड्रेस है हमारे इसका कैंसर का, मून का। तो ये अब सन ने एक अपने बगल वाला प्लॉट जो वर्गो था, जो कि 6 नंबर था, वो प्लॉट मरकरी को दे। मरकरी बड़ा खुश हुई, दिन के टाइम तो मिल गया आज। फिर सोचा रात को क्या करूं, रात को मून आएगा तो मून से भी कुछ मांगू। अब मून क्या, मून तो मन है, मून की अपनी कोई से है नहीं। जो सोल ने बोला, सन सोल है आपकी, तो सोल ने जो बोला वो मन ने कहा ठीक है, आई विल रेप्लिकेट। तो मून ने कहा चलो ठीक है, मैं जो आपने बोला कि ये उसने देखा सन ने ऑलरेडी इसको एक प्लॉट दे दिया है, तो मुझे भी देना चाहिए। तो मून ने कहा अच्छा मेरे बगल वाला प्लॉट है। अब उसके बगल का प्लॉट कौन सा है, उल्टी साइड में होगा वो जेमिनाई है, 4 से रिड्यूसिंग उसमें, क्योंकि सर्कल में है ना। तो अगर 5 के नेक्स्ट आएगा 6 और 4 के नेक्स्ट आएगा 3, तो 3 नंबर जो प्लॉट था जेमिनाई जिसको बोलते हैं, वो मरकरी को दे दिया। तो मरकरी के पास 2 प्लॉट हो गए, एक वर्गो हो गया नंबर 6 और एक नंबर 3। तो ऐसे डिवाइड हुए। अब जब ये कम्युनिकेशन हो गया तो फिर ये बात होने के बाद, मन ये सारी चीजें होने के बाद डिजायर जगी। डिजायर कौन है, हमारा वीनस। तो वीनस ने कहा इसको मिल गया, मरकरी को मिल गया, मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी मांगना चाहिए जाके। तो फिर उसने सन से जाके बोला मुझे एक प्लॉट चाहिए, मुझे भी कुछ दे दो। तब उसने बोला ठीक है आपको, अब सन ने बोला मैंने मरकरी को दिया तो इसको भी देना पड़ेगा। तो अभी जाके उसने कहा अब मरकरी के बगल वाला, मरकरी वाला तो नहीं दे सकता, मरकरी के बगल वाला ले लिया। वो प्लॉट जो था नंबर 7 प्लॉट, वो मिल गया हमारे वीनस को, लिब्रा। और फिर उसके बाद वो सेम प्रोसीजर उसने भी किया, मून के पास गए, मून से बोला कि कुछ मुझे भी दो। तो मून ने कहा ठीक है, आप ये जेमिनाई तो नहीं दे सकते, जेमिनाई का बगल वाला प्लॉट नंबर 2 प्लॉट टॉरस, वो आपका। तो टॉरस की रजिस्ट्री करा दी गई मून के नाम पे, अब ये वीनस के नाम। तो वीनस के पास भी 2 हो गए, दोनों खुश, मरकरी भी खुश, वीनस भी खुश, पास पास थे। अब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगा हमारे मार्स के पास, क्योंकि मार्स थोड़ा दूर है। डिजायर हो गया तो एक्शन आया, तो मार्स को लगा कि ये कैसे, इस दो एरिया बढ़ गया, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर गया सन के पास, सन ने कहा अच्छा, तो लिब्रा तो मैंने दे दिया, नंबर 7 प्लॉट, नंबर 8 खाली है, वो वाला ले लो। नंबर 8 वाला प्लॉट दे दिया आपको, मार्स ने, मार्स को मिल गया। वो क्या, स्कॉर्पियो, सेम चीज। फिर उसने कहा नहीं 2 मिले तो मैं भी मून से मांगूंगा। तो मून के पास गया मार्स की, मुझे मेरा कौन सा प्लॉट है। तो मून ने बोला अच्छा ये टॉरस के बगल वाला नंबर 1 प्लॉट जो है वो आपका एरीज है, तो वो आप देखो। तो एरीज आपको मिल गया। तो मार्स के पास ये 2 प्लॉट्स आ गए। फिर जुपिटर, अगेन इंफॉर्मेशन पहुंचने में टाइम, बहुत दूर है जुपिटर सन और मून से। तो ये इंफॉर्मेशन जब जुपिटर के पास पहुंची, जुपिटर ने भी बोला भाई अब हमारा क्या। जुपिटर को बोला फिर ठीक भाई, सेम प्रोसीजर से एक को सजिटेरियस दे दिया नंबर 9 प्लॉट, एक को पाइसेस दे दिया नंबर 12 प्लॉट। ये दोनों अलग अलग थे। अब सबसे दूर प्लैनेट जो है हमारा वो है सैटर्न, सबसे डीले, सबसे सुस्त, सबसे धीरे चलने वाला। तो सबसे धीरे चलने वाला प्लैनेट है ये है आपका सैटर्न। तो उसकी जब पहुंची इन्फॉर्मेशन, तो उसने बोला ठीक है भाई अब ये 2 बच्चे हुए प्लॉट है, तुम रख लो। तो 10 और 11 नंबर विच इज कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों प्लॉट्स जो है, ये प्लॉट सैटर्न के नाम पर दिए गए। तो इस तरीके से पूरे यूनिवर्स का सारे जो प्लॉट्स थे उन सब को बांट के एक एक प्लैनेट्स को, हर प्लैनेट को दे दिया गया। सन और मून के पास तो एक एक प्लैनेट, एक एक रहा, राजा रानी है अपने पास एक एक रहा, नंबर 4 नंबर 5। बाकी सारे प्लॉट जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट
तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट सन के मरकरी है, फिर वीनस है, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। इसी हिसाब से हमारे पूरे जोडियाक बटे हुए। कभी क्वेश्चन आता है ना कि एरीज के बाद यही क्यों आता है, या उसके बाद हम ये बोले कि सन को क्यों मार्स को क्यों मिला भाई एरीज और स्कॉर्पियो को दूसरा क्यों नहीं मिला, ऐसा पूछ सकते हैं हम, ऐसा बोल सकते हैं ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों। तो ये स्टोरी है उसके पीछे कि हर एक प्लैनेट ने जब मांगा सन और मून से, तो उन्होंने अपने बराबर वाले प्लॉट दिए। लास्ट में जो थे वो खत्म होते होते लास्ट के 2 प्लॉट बच गए, एक साथ थे वो, और वो दोनों प्लॉट 10 और 11 कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ये सैटर्न को मिले। ये स्टोरी अगर आपको ध्यान में रहेगी, ये ऑर्डर ध्यान में रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे लॉर्डशिप किस प्लैनेट की लॉर्डशिप कौन सी है, मतलब किस साइन का कौन लॉर्ड है। तो ये यही यूज करने वाले बहुत ज्यादा होगा, आगे चल के बहुत यूज होगा कि जो भी साइन है उसका लॉर्ड कौन है, उसका मालिक कौन है। ये प्लॉट का बंटवारा जो हुआ, ये बंटवारा होने में ऐसे ऐसे बंटवारा हुआ, एवरी प्लैनेट गॉट 2 प्लॉट्स। इसमें 2 प्लैनेट और आते हैं अभी हम जो पढ़ेंगे, राहु और केतु, बट वो अभी इसमें नहीं है। तो उनको कोई राशि नहीं मिली, उनको कोई प्लॉट नहीं, क्योंकि वो प्लैनेट नहीं है, एक्चुअली हेवनली बॉडीज हैं। हेवनली बॉडीज भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स हैं। तो वो उनको भी हम पढ़ेंगे, पर ये इस तरीके से बंटवारा हो गया। तो आप लोगों को ये बंटवारे की कहानी ये समझ में आई, कैसे प्लॉट कटे हैं लोगों के। यस सर। ये किसी को कोई डाउट इसमें? सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। नहीं, आज जो लोग पढ़ चुके जिनको पहले से याद है उनको नहीं, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पहले से याद नहीं सर, ये जो आपने तरीका बताया ना, हाँ। किसी को याद हो या ना हो, ये अपने आप ही याद हो जानी है। हाँ, तो ये इस तरीके से कटा। अगर इसको बेसिक आपको डायग्राम बना के समझाना बड़ा इजी है। अगर आप इसको अगर सिर्फ ऐसे ही समझ लें, डायग्राम बना के समझ लें, एक बड़ा इजी सा डायग्राम बन जाता है इसमें। ये यहाँ पर हम इसके 12 हिस्से हमें करने पड़ेंगे, वो कर लेते हैं। तो जैसे ये सन, ये मून यहाँ बैठे हुए, दिस इज लियो, दिस इज कैंसर। इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो लियो, फिर देन वर्गो, स्कॉर्पियन, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन, सजिटेरियस, और क्या आएगा हमारा कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, ये सारे 12 राशियां हैं। किसी का यहाँ पे आप अज्यूम कर लेते हैं कि 30 डिग्री ईच है, दिखने में छोटा लग रहा है, कोई बड़ा लग रहा है, तो इस तरीके से। तो मून ने ये दिया वीनस को, किसको? मरकरी को, मरकरी के इधर। फिर ये वीनस, मरकरी के बाद वीनस आता है, तो वीनस को मिला यहाँ पे लिब्रा और टॉरस। फिर यहाँ पर आया अपना वीनस के बाद आ गया मार्स को मिल गया स्कॉर्पियो और एरीज, ये इधर एरीज। फिर उस मार्स के बाद आया हमारा जुपिटर को मिला सैजिटेरियस एंड पाइसेस। देन सैटर्न को ये दो मिले, सैटर्न के ये 2 हैं। तो अगर नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो एरीज से नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सर उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये नंबर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी जो होमवर्क है आज का ना आप लोगों का, तो यही है कि आपको कुछ एक ऑर्डर है प्लैनेट्स का, वैसा याद करना है, और ये नंबर्स याद करने। हर राशि तो याद है आपको, तो वो कौन से नंबर की राशि है वो आपको याद होनी चाहिए। 1 नंबर दिखे तो 1 मतलब एरीज है, 2 दिखे तो मतलब टॉरस है, 3 इज जेमिनी, 4 इज कैंसर, 5 इज लियो। इस तरीके से यू हैव टू रिमेंबर एवरी नंबर ऑफ एवरी राशि। तो हिंदी में नाम तो याद रखने हैं इनके। हिंदी में नाम रखना, याद रखना वो आपकी इच्छा है, दैट इज योर चॉइस। आपके कैसा क्लाइंटल है आपका, कि कैसे लोग हैं, हम जिन लोगों से आप मिलते जुलते हैं, कौन
आपके वो आने वाले हैं, ये चीजें याद रखनी है आपने। एरीज की हिंदी है मेष, में टॉरस इज वृषभ, जेमिनी इज मिथुन, कैंसर कर्क, लियो इज सिंह। अब इनके एनिमल्स भी ध्यान रखेंगे ना इमेजेस, तो एरीज का जैसे वो है राम तो हम बोलते हैं, तो भेड़, तो वो मेष राशि, टॉरस जो है वो बुल है, वृषभ को हिंदी में संस्कृत में वृषभ और मेष बोला जाता है, जेमिनी जो है मिथुन, दो सिंबल्स हैं दो फीमेल्स का, कैंसर इस कर्क, केकड़े को कर्क बोला जाता है, तो कर्क, लियो इज सिंह शेर, वर्गो इस कन्या एक वर्जिन लड़की है, उसकी फोटो है, लिब्रा इस तुला तराजू, स्कॉर्पियो इज वृश्चिक, स्कॉर्पियो को वृश्चिक बोला जाता है, स्कॉर्पियन को बिच्छू को, सैजिटेरियस इज धनु, सैजिटेरियस इज हाफ बो एंड एरो का सिंबल है, तो धनुष्वाण हो गया धनु, केप्रिकॉन इज मकर, तो मगरमच्छ को मकर बोला गया, तो केप्रिकॉन मगरमच्छ है, यहाँ मकर आ गया, एक्वेरियस इज कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ वाला जो है वो कुंभ पानी डालती हुई लेडी तो इमेज है, वो है कुंभ, और पाइटिस इज मीन, मीन मतलब मछली, दो मछलियां हैं वो मीन है। तो ये हिंदी के नाम भी इनके हम याद कर सकते हैं, हिंदी के नाम भी हम इसके याद कर सकते हैं इजीली, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, हिंदी के नाम भी आप याद करते हैं, अच्छा है हिंदी के नाम याद करना। बाकी ये पर ये ऑर्डर याद होना चाहिए कि जब अगर नेक्स्ट कल हम पूछें कि भाई कैंसर कौन सा नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कैंसर इज नंबर 4, या स्कॉर्पियो कौन सा नंबर है, और स्कॉर्पियो इज 8, या सैजिटेरियस 9, जैसे 9 ये नंबर पता होना चाहिए कौन सा क्या नंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम हॉरोस्कोप पे आएंगे तो वहां पर ये साइंस नहीं लिखे होंगे, सिर्फ नंबर्स लिखे होंगे, जो नंबर्स लिखे होते हैं वो नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें पता करना है कौन सी राशि कहाँ पर है, ये राशियों के नाम है, कोई राशियों के नाम। आई होप जितने भी नए लोग हैं आप लोगों को ये डिफिकल्ट तो नहीं लगा, समझ में आया, मैंने आपको एक स्टेप फर्दर बता दिया, लॉर्डशिप भी आज याद करा दी, वो लॉर्डशिप हम आगे जाके याद करने वाले, बट उसका सिस्टम जो है स्टोरी के तरीके से याद करेंगे, किसने कौन सा प्लॉट की कैसे वो हुआ, उसको बोलते ना अलॉटमेंट कैसे करी गई प्लॉट की, तो ड्रॉग से नहीं करी गई, जैसे हम कहते हैं ना स्कीम में किसके नाम पे लॉटरी से आएगा, ये प्लॉट की अलॉटमेंट जो है वो लोगों ने जाके मांगा एज पर देयर ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट फ्रॉम सन एंड मून, वैसे लोगों ने मांगा एंड दे गॉट इट। तो ये चीजें अगर हमें ध्यान में रहेंगी, हम सारी कभी गलती नहीं करेंगे, हमें बहुत जल्दी याद होगी। देन ये हो गया, एनी क्वेश्चन ऑन दिस, एनी क्वेश्चन ऑन दिस, कोई क्वेश्चन, कोई अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन, या तो समझ नहीं आया, सब कुछ समझ में, वैसे समझ ना आने वाली कोई चीज नहीं थी, बट ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज पूछना चाहती हूँ, मेरे क्वेश्चन बहुत स्टूपिड से भी साउंड करेंगे प्लीज, हाँ, बहुत अच्छा है कि जितने स्टूपिड उतने अच्छे, उतनी टॉपिक्स एक्सप्लेन होंगी। जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड, व्हाट आर वी लुकिंग एट, प्लैनेट्स और द ज़ोडिएक्स, और क्यों टेंशन, हम सब देखते हैं, प्लैनेट्स, ज़ोडिएक्स, एक और चीज आती है व्हिच इज कॉल्ड हाउस, वो भी देखते हैं। तो वी लुक एट थ्री लेयर्स, there are 3 layers to it, in fact 4, नक्षत्र भी है, बट हम नक्षत्र नहीं कर रहे अभी, अभी आप 3 लेयर्स को देखते हैं, तो आप उसकी वो अभी तक आगे बढ़ जाओ, अभी तक जितना पढ़ा उतना देखूंगा, अभी समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझ तो आया है, यस, लर्न करना है। नहीं लर्न मतलब ये अभी ऑर्डर आता है आपको, एरीज टू क्राइसिस आती है, ये किस ऑर्डर में कौन सा साइन आता है, आई लर्न इट, तो ये पढ़ना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा, एरीज के बाद टॉरस, जेमिनी, एंड रीजन व्हाई एरीज इज नंबर 1, दैट आल्सो आई विल टेल यू, एरीज को हम नंबर 1 क्यों लेते हैं, क्या है वो हम थोड़ा सा जब थोड़ा और एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, बट ये आपको ये इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये नंबर आपको याद करना ही पड़ेगा। दूसरा जो होमवर्क है आज का, जो आप लिख लें चाहे तो जैसा भी करें, ये है प्लैनेट्स के नाम आपको इस ऑर्डर में याद, प्लैनेट्स के नाम जो है वो इसी ऑर्डर में याद होंगे, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून। You can write it down, and all planet names you'll have to remember like this.
बस ये 2 छोटे-छोटे होमवर्क है और कोई होमवर्क नहीं है। कोई और काम भी नहीं है, होमवर्क ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, तो जब जितना पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बट ये केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये ऑर्डर आप याद करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। हम और किसी ऑर्डर से नहीं पढ़ेंगे, सब सिर्फ इसी ऑर्डर से पढ़ेंगे। हो गया आपका? पढ़ लिया, आप लिख लिया आप लोगों ने? तो ये 2 होमवर्क है, नंबर्स याद करने हैं राशियों के और हमें ये ऑर्डर याद करना है। स्टोरी हम लोगों ने सुनी दी है और ये जैसे लुक्स लाइक राशियों के नाम भी है, इस तरीके के सिंबल्स भी हैं। तो ये सिंबल्स है, सिंबल्स भी राशियों के which is roughly like the design of stars which is seen in the sky, उसी हिसाब से सिंबल्स भी बने हुए हैं, उसी हिसाब से उनका नॉमेनक्लेचर भी है। सिंबल्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, चलिए अब थोड़ी सी और एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमी जो है, कुछ वर्ड्स हैं वो एसेंशियल एस्ट्रोनॉमी हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे पढ़ने का जो है सिस्टम क्या एक्स्ट्रा लोड नहीं लेंगे आज पहली क्लास है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं, बट हाँ बेसिक टर्म्स हमें मालूम। तो वी ऑल नो, हम लोगों ने प्रॉब्ली वी विल रिवाइंड आवरसेल्व्स टू क्लास में भी 6th और 7th, आई डोंट नो विच क्लास, जहाँ ज्योग्राफी में हमने ये साइंस में या ज्योग्राफी में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है बेसिकली साइंस में आता है। जब ये सोलर सिस्टम हम पढ़ते हैं पहली बार, तो ये सारे वर्ड्स और चीज़ें हमें पढ़ने में आती है। तो एक्लिप्टिक मालूम है हम लोग को, व्हाट इज एक्लिप्टिक मीन? एक्लिप्टिक इज बेसिकली द पाथ अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वो एक्लिप्टिक है, वो एक पाथ है, फिक्स्ड पाथ है। तो एवरी प्लैनेट मूव्स इन अ फिक्स्ड पाथ, हर प्लैनेट का अपना एक फिक्स पाथ है, फिक्स रोड है अपनी, जो सन के आसपास वो चक्कर काटता है। दिन कितने लेता है वो हर एक का अपना अलग अलग डिवाइडेड है। सम पीपल टेक fewer days, some people take. So Mercury takes only 88 days to revolve around the sun. Earth takes 365 days. ऐसे Jupiter ज़्यादा करता है, तो some years, and Saturn also a lot of it. We'll study that also, but वो उतना याद रखने की जरूरत नहीं। Then there is something called vernal equinox. ये vernal equinox क्या है? Vernal equinox है जहाँ पर that is a sun, जो जहाँ पे सन होता है स्प्रिंग स्टार्ट होने के टाइम पर। बेसिकली स्प्रिंग कब स्टार्ट होता है? ये होता है क्योंकि हम ये सारी जो जितनी भी ये सारी टर्म्स टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये सारी सारे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है जो कि ब्रिटिशर्स ने बाद में दी और ये सब करा। जहाँ हिंदुओं के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा हिंदुओं के हिसाब से कौन सा हम क्या यूज करते थे और वो लोग क्या यूज कर रहे हैं। तो विच इज 21st ऑफ मार्च। तो 21st ऑफ मार्च जो है वो डेट है जिस टाइम पे जो वर्नल इक्विनॉक्स जिसको बोला था, जिसमें पोजीशन जो है सन जो है उस माना था कि उस टाइम पे स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है। और हमारे यहाँ पे स्प्रिंग कब स्टार्ट होता है? एनी आइडिया? स्प्रिंग तो होते ना, हमारे 6 सीजन होते, 4 सीजन नहीं हमारे इंडिया में, वी हैव 6 सीजन्स। तो हम जब बोलते कि हमारे यहाँ वर्चुअल ट्रांसलेशन जो है सीजन की वो है बैसाख। तो कब लगता है बैसाख? कौन सी डेट को लगता है? अप्रैल। विच डेट? 14 हमारे लाइफ टाइम में नहीं चेंज होने वाली, वो 14 अप्रैल ही रहेगी। तो 14 अप्रैल को बैसाख लगता है और 21 मार्च को इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम बोलते हैं स्प्रिंग आ गया। तो 21 मार्च बेसिकली कंसेप्ट वहां से, तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एरीज कब से स्टार्ट होता है 21 मार्च टू 20 अप्रैल एरीज। वो एरीज इसीलिए फर्स्ट वो दिया गया कि सन की पोजीशन वहां से स्टार्ट करी गई कि सन जो सन की मूवमेंट वहां से पकड़ी गई, यहाँ से हम शुरू करेंगे। अच्छा अब क्या है जोडियक, जैसे हमने बात करी वो तो 360 डिग्री का वो है पार्ट है। अब जोडियक को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू लुक एट जोडियक। एक है सन के हिसाब से देखना, एक है मून के हिसाब से।
अब जो सन के हिसाब से देख रहे हैं वो अलग तरीके से देखते हैं, मून के हिसाब से जो देख रहे हैं वो अलग तरीके से देखते हैं। अब हमारे साथ हमें इंडिया जैसी कंफ्यूज कंट्री या इंडिया जैसी इंटेलिजेंट कंट्री आई वुड से नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ना इंडियंस जैसे इंटेलिजेंट लोग। ये मैं सिर्फ ऐसी हवा में नहीं बोल रहा, बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि nowhere in the world you will have people who know, everybody knows 2 languages, read, write. Majority people can read and write 2 languages. कुछ लोग 3 भी कर लेते हैं, कुछ 4 भी कर लेते हैं। और ये इजी, ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। उसके अलावा हम 2 तरीके की साइंसेस भी पढ़ते हैं। घर में एक अलग साइंस पढ़ाई जाती है जो कि जैसे तिथि है, आज ये नहीं करना, आज ये वार है, आज वो चीज़ है। और स्कूल में या इंग्लिश अगर हम ऐसा सब्जेक्ट ले लें तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। तो वी बेसिकली लर्न 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट लैंग्वेजेस। लिटरल ट्रांसलेशन के अलावा हम चीज़ें भी 2 अलग अलग चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो इसलिए यस, और इसीलिए कंफ्यूजन भी होती है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग कंफ्यूज रह जाते हैं, मेजोरिटी, बट स्टिल मेजोरिटी विल लर्न। अगर मैं आपसे जैसे, तो ट्रॉपिकल जोडियक 2 नाम दिए गए, ट्रॉपिकल जोडियक और सिडिरल जोडियक। अब ये सायन चक्र, निरायन चक्र, इसको ये भी बोला जाता है। अब ये सायन और निरायन अभी हम करेंगे, इसकी बात क्या होता है, बेसिकली है क्या। हम लोगों को, आप लोगों को मालूम अर्थ की रोटेशन हम कितने टाइप की हम पकड़ते हैं, काइंड ऑफ रोटेशन, मतलब अर्थ की मूवमेंट जो है, रोटेशन आपने सुना होगा जो डेली होती है, 24 आवर्स लगते हैं। रेवोल्यूशन अराउंड द सन which is around 365 days. There is a third movement also. अर्थ का तीसरा मूवमेंट भी है जिसको हम बोलते हैं वॉबलिंग। तो अर्थ लाइक अ टॉप, टॉप लट्टू जिसको बोलते हैं, अगर या बेब्लेड आज की बच्चे खेलते, तो वो जो ऐसा टॉप होता है, जब वो लास्ट में गिरने लगता है तो वॉबल करता है, अपनी एक्सेस पे थोड़ा थोड़ा वॉबल करता है। जो वॉबलिंग होती है उसकी, वो वॉबलिंग, अर्थ भी वॉबल करती है, हमें समझ में नहीं आता कितना, बट वो वॉबल करती है। क्यों वॉबल करती है? क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को अपनी एक्सेस पे वॉबल कराता है। जो एक्सेस पे जैसे राउंड घूमना चाहिए, राउंड नहीं घूमेगी, थोड़ा सा ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे। इट विल वॉबल, इट इज नॉट राउंड में तो स्ट्रेट घूमना चाहिए पूरा राउंड, वो राउंड नहीं घूमेगी, थोड़ा टिल्ट हो गया ऐसे चल रही। तो वो जो टिल्ट है या जो वॉबलिंग है, दैट इज कॉज्ड बाय मून, एंड दैट वॉबलिंग कॉजेज अ चेंज इन द मोशन। जो मोशन है हमारा अर्थ का, वो हमारे वॉबलिंग जो है वो चेंज एक क्रिएट कर देती है। जो वो चेंज क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिशन ऑफ इक्विनॉक्स, या हिंदी में बोले तो बोलते हैं आयान। प्रेसिशन ऑफ इक्विनॉक्स क्या हुआ, बचपन में पढ़ा था हमने प्रेसिशन। ये 2 जोडियक जो हमने बात करी भी, ट्रॉपिकल जोडियक और सिडिरल जोडियक, उनके डिफरेंस, कितने दिनों का डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली प्रेसिशन ऑफ इक्विनॉक्स। क्या था, 2 सिस्टम है, अर्थ मतलब सन की मूवमेंट और मून की मूवमेंट के हिसाब से दोनों एक सिंगल पॉइंट पे आज कब थे, लास्ट 291 एडी या 285 एडी में एक साथ थे, ठीक है। और नाउ दे हैव मूव्ड, कितना मूव करते हैं एक साल में, दे मूव अराउंड 50.23888475 सेकेंड्स पर ईयर फ्रॉम 21 मार्च। इसीलिए मतलब एक टाइम था जब 21 मार्च को ही दोनों कैलेंडर स्टार्ट होते थे, लूनर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर उनको। तो लूनर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर एक ही टाइम पे स्टार्ट होते थे उस टाइम पे। आज से 291 एडी में तो जितने भी, जैसे बैसाखी जो थी वो भी 21 मार्च को ही थी, और एरीज में सन जब एंटर हुआ वो भी 21 मार्च को ही, वो 291 एडी में था। ये वॉबलिंग की मूवमेंट से चेंज होते 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 इतने सालों में इट हैज मूव फ्रॉम 21 मार्च टू 14 अप्रैल। तो इतना दिन का फर्क आ गया। अब ये फर्क धीरे 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 करके 365 डेज का पूरा होगा। वो कितने साल लगेंगे उसको होने में, 365 डेज होने में? वो लगेंगे रफली 26,000 ईयर्स, टू बी प्रिसाइज, टू 25,990 ईयर्स। इतना टाइम लगेगा, 25-26 हजार साल लगते हैं उसको पूरा होने में। और 1 डिग्री चेंज होगा, मतलब एक दिन, जब हम बोलेंगे एक दिन चेंज हुआ, एक दिन के आसपास चेंज होगा, मतलब
बैसाखी 14 के बाद 15 को कब मनाई जाएगी? 72 ईयर्स के बाद मनाएगी। 72 ईयर्स लगेगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को बनाई जाएगी। कब बनाई जाएगी? 72 साल लगेंगे। अभी कितना एग्जैक्ट है वो मुझे देखना, आई विल हैव टू चेक कि कितने साल बचे 72 ईयर्स में। वी विल बी समवेयर इन द मिडिल। तो वो उसके बाद वो चेंज हो जाएगा एंड प्रॉब्ली यू विल सी सम पीपल डोंट इवन सी मकर संक्रांति उनके जीवन में हमेशा 14 तारीख को ही बनी, 14 जनवरी। तो ऐसा जो फिक्स डेट्स है हमारे हिंदू फेस्टिवल्स के, वो भी सारे के सारे फेस्टिवल्स के डेट्स जितने भी हैं, दिन जितने भी डिसाइड होते हैं, सन एंड मून की पोजीशन के हिसाब से ही डिसाइड होता है। सारा कुछ सन एंड मून पे ही, कोई दूसरा प्लैनेट इसमें नहीं आता। तो ये साइडेरल ज़ोडिएक और बात कर रहा हूँ मैं आपको। सर एक बात बताना, 26,000 साल एक महीने में क्या फर्क डालेगा? 1 महीने का फर्क डालेगा। आपकी डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। हाँ 26,000 साल एक महीने का फर्क डालेंगे ना भाई। 21 मार्च की जगह 21 अप्रैल हो गया। नहीं, वो एक महीने का ये फर्क ये नहीं डालेंगे। 1 डिग्री चेंज होता है 72 ईयर्स में, ठीक है। 1 दिन का फर्क, आप 1 डिग्री पकड़ लो, 365 दिन होते हैं। 360 डिग्री का हमारा ज़ोडिएक है, तो पर डे 1 डिग्री हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो वो मोटा मोटी आप समझ लो 72 ईयर्स में 1 दिन का फर्क पड़ेगा। 72 ईयर्स में हाँ, तो इंटू 72 इंटू आप 30 कर लीजिए, तो वो 1 महीने का फर्क पड़ जाएगा उतने सालों में, करीब 200 कुछ साल, 30 नहीं 2000 कुछ साल में। फिर ऐसे करते करते आप पूरा घूमेंगे तो आपको ये चेंज हो। कई हजार साल बाद ऐसा भी होगा कि दिसंबर में अक्टूबर में बन रहा है, अक्टूबर में मकर संक्रांति हो रही है और दिवाली बन रही है हमारी मार्च अप्रैल में। हो जाए 2160 साल में 1 महीना कवर करेगा। हाँ, 2160 साल में 1 महीना कवर करेगा। सोचो ये कितने साल बाद चेंज हो जाएगा। बहुत लंबा टाइम है, उतना आप उतनी लंबी प्लानिंग आप मत करें, ठीक है। उतना लंबा हमने नहीं सोचा, बट ऐसा होगा। ऐसा जो सिस्टम चल रहा है ऐसा होगा, क्योंकि 14 से 21 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तो अभी तक आ गया है। आगे और बढ़ जाएगा धीरे धीरे, कुछ हजारों साल बाद बिल्कुल उल्टी ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगी। लेकिन क्रिसमस फिर भी 25 जनवरी दिसंबर को बनेगा। न्यू ईयर फिर भी वो उनका न्यू ईयर जो बनता है अंग्रेजी जॉर्जियन ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, वो फिर भी वो 31 को ही बनेगा। ये फिक्स कर दिया। अब ये जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, दिस इज व्हाट प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयांश। अब ये आयांश की कैलकुलेशन जब आप समझो, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, क्या इस टाइप की साइंस थी हमारे पास जो ये आयांश भी डिटेक्ट किया था पीछे 5000 साल पहले। ये आयांश भी डिटेक्ट करके रखा हुआ था। एंड ये आयांश जो है ये एक होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स ज़ोडिएक, मूवेबल ज़ोडिएक। हम लोग फिक्स ज़ोडिएक यूज करते हैं, मतलब इर्रेस्पेक्टिव कोई भी हो। अब वो 21 मार्च से, क्योंकि मूवमेंट है, जैसे हम बोलते थे कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है, कोई राशि में प्रवेश नहीं कर रहा, वो मूव कर रहे हैं, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। एक कॉन्स्टेलेशन पीछे आया, फिर दूसरा कॉन्स्टेलेशन आया, तो तीसरा आया। जैसे कोई भी बस जा रही है, कोई भी ट्रेन जा रही है, एक स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, ये फिक्स्ड है, कॉन्स्टेलेशन फिक्स्ड है। तो हम जो यूज करते हैं कैलेंडर, लूनर कैलेंडर जिसको बोलते हैं हम लोग, मून की साइकिल के बेस पे हम बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निरायन चक्र या निरायन। नाम निरायन का मतलब है ना आयन, तो ना का मतलब नो एंड आयन मतलब आयांश। तो विदाउट आयांश फिक्स ज़ोडिएक के साथ हम लोग चलते हैं। तो हमारे लिए इसीलिए हम हमारी जो डेट्स है बड़ी फिक्स्ड है, वो ज़्यादा वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑलमोस्ट हर साल चेंज होती है, थोड़ी थोड़ी सी, हर साल हम लोग नहीं चेंज करते। इट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। और यही कंफ्यूजन भी आता है, कई बार ऐसा होता है ना कि राखी 2 दिन पड़ रही है, ये 3 दिन पड़ रही है, तो ये तिथियों का कंफ्यूजन रहता है। वो भी हम थोड़ा सा विल टच बेस ऑन दैट आल्सो। बट ये, लेकिन जो साइडेरल कैलेंडर है वो मूव करता रहता है, वो मूवेबल ज़ोडिएक को लेके चलता है। ज़ोडिएक भी मूव कर रहा है और सन के हिसाब से मूव कर रहा है, हर साल नया पॉइंट ले लेते हैं। ये ट्रॉपिकल ज़ोडिएक है। दिस इज बेसिकली इंक्लूडिंग आयांश और वो एक्सक्लूडिंग आयांश। तो ये आयांश जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और हमारे यहाँ पे जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है वो लाहिरी आयांश या फिर चित्र पक्ष आयांश जिसको बोलते हैं, चित्र आयांश, ये दोनों यूज होते हैं सबसे ज्यादा।
और यहीं पे कंफ्यूजन है। ये लाहिरी और चित्र जो है आयांश है ये बोलते हैं 285 AD वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये कृष्णमूर्ति जो है इन्होंने बोला नहीं 291 AD इज द स्टार्टिंग। सर ये जो शाका संवत और विक्रम संवत का फर्क है? नहीं विक्रम संवत संवत कैलेंडर है, वो तो कैलेंडर है, वो कैलेंडर से कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। ये तो आयांश है। अच्छा ठीक है, ये आयांश है। वो कैलेंडर था वो जिस टाइम पे जिसने बनाया उसके हिसाब से था। कृष्णमूर्ति तो अभी ये 30 साल 40 साल पहले की कहानी है। हाँ जी हाँ जी, वो तो है, जो आप बात कर रहे हो तो हजारों साल पहले की। हजारों साल पहले का। तो विक्रम संवत क्या, विक्रम संवत जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं दैट कैलेंडर इज बेसिक। वो विक्रमादित्य मैंने बताया ना, विक्रमादित्य के उसमें एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था वराहमिहिर करके। वो एस्ट्रोलॉजर वो उनकी देन समझ लीजिए, तो उसको विक्रम संवत नाम दिया गया, राजा का नाम था। तो वो कैलेंडर बनाया गया और बड़ा ही प्रिसाइज कैलेंडर थे। हमारे यहाँ कैलकुलेट करने के तरीके अलग थे। अब अंग्रेज जब आ गए तो अंग्रेजों को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पूरे ऑलमोस्ट आप पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे थे अंग्रेज। तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनको दे हैड अ प्रॉब्लम कि हम यहाँ से निकलते हैं एक दिन पहुंचते कब है, हमें कोई स्टैंडर्ड कोई तरीका नहीं है टाइम का, कैसे स्टैंडर्डाइज करें हम टाइमिंग को, ताकि हमारी मूवमेंट जो है हम अपनी सुविधा के हिसाब से कर पाए और हम ट्रैक कर पाए कितने दिन लग रहे हैं। क्योंकि जब वो ईस्ट कोस्ट की तरफ निकलते थे तो वो दिन कम होते जाते थे। आज मंडे को निकले तो मंडे को ही पहुंच गए, जबकि ट्रैवल कर लिया उन्होंने 24-30 आवर्स। लेकिन और वेस्ट में निकले थे एक दिन आगे पहुंच गए। तो वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए चीजों को, क्योंकि एवरी कंट्री हैड देयर ओन कैलेंडर और ओन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए अंग्रेजों ने अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो बनाया। ये फिक्स रहेगा, ये डेट्स फिक्स रहेंगी इर्रेस्पेक्टिव, कहीं पर भी हो कैसे भी हो कुछ भी हो, हम ये डेट्स को फिक्स रखेंगे, विल नॉट चेंज दिस डेट्स। और वो कैलेंडर जो बना अगेन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो बनाया गया। प्राइम मेरिडियन वहीं से आई, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम बोलते हैं, वो यूके से निकली। तो वो 1 डिग्री, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम अगर अपना देखें तो हमारे इंडिया से कब का, इंडिया में हम उज्जैन को मानते हैं हमारा एपिसेंटर जो है, जो टाइमिंग का या किसी भी चीज का वो है। हालांकि प्राइम मेरिडियन या जो टाइम जो IST जो बनता है वो तो इलाहाबाद से बनता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो वो इलाहाबाद का जो टाइमिंग है वो टाइम, बिकॉज इलाहाबाद इज मोटा मोटी कंसिडर्ड एज अ सेंटर ऑफ द एंटायर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के आसपास बीच का सा एरिया लेते हैं। अदरवाइज अगर आप इंडिया में ही देखें तो देयर इज अ 2 आवर डिफरेंस बिटवीन गुजरात और असम में। अगर हम देखेंगे 2 घंटे का डिफरेंस, सनराइज इन असम, सनराइज इन गुजरात, तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स। ये फिर भी हमारा एक ही कैलेंडर, एक टाइम IST हम यूज करते हैं, अंग्रेजों की देन। हालांकि चेंज होने चाहिए, इंडिया में भी अलग अलग टाइम जोन होने चाहिए। US हैज 5 टाइम जोन, अलग अलग टाइम जोन है हर एक की। एरिया बहुत बड़ा है तो वो तो उसमें तो काफी टाइम लग जाता है, काफी घंटों का फर्क है, 12 घंटे से ज्यादा का फर्क ईस्ट एंड वेस्ट को कोस्ट में। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया हमारे कैलेंडर्स का। लेकिन जो हम ज्योतिष के मतलब से यूज करेंगे, आया के जो भी चीज यूज करेंगे वो हम निरायण चक्र जो है वो यूज करेंगे। निरायण जो हमारा लगन चार्ट बनेगा, जो हमारा फर्स्ट चार्ट बनता है वो बर्थ का, वो हम ये अलग करेंगे। ये टर्म्स है, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। आयांश क्या होता है, क्या नहीं होता, आयांश क्या मतलब है। बेसिकली डिफरेंस है दोनों सन और मून की मूवमेंट का के हिसाब से, जो डेज हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं हमारे साल का। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हमारा हिंदू हिसाब से न्यू ईयर कब मनाया जाता है? हिंदू न्यू ईयर कब मनाते हैं हम लोग? मार्च, अप्रैल, मार्च में मनाते हैं, बट मार्च में कब? मार्च अप्रैल के बीच में, कभी कभी अप्रैल भी होता है, कभी मार्च। किस टाइम पे होता है? युगादि। युगादि किस दिन आता है? कोई डेट फिक्स नहीं है उसकी। सन जब एरीज में जाता है तब। सन जब एरीज में आता है तो बैसाख आता है। अच्छा, तो वो बैसाख है, पहला बैसाख बोलते हैं उसको हम बैसाखी बोलते हैं। दैट इज 13 एंड 14 अप्रैल। बट न्यू ईयर ही जो हिंदू न्यू ईयर बनता है वो तब बनता है जब पहली नवरात्र आती है। अप्रैल के महीने में नवरात्रि आती है, तो फर्स्ट नवरात्र जब होती है तब वो हिंदू न्यू ईयर होता है। मार्च अप्रैल में जो एक नवरात्रि हम बोलते हैं आने की, तो जब उस टाइम पे जो अमावस होती है मून की, जब मार्च के महीने की जो अमावस है उसके अगले दिन का जो फर्स्ट डे होगा वो दैट इज योर न्यू ईयर।
बड़ा साइंटिफिक न्यू ईयर बनता था हमारा उस समय में। अब अगर आप न्यू ईयर बोले तो न्यू का मतलब हुआ कुछ नया होना चाहिए तो न्यू ईयर है। सेम टाइम सेम ही चीज है तो क्या फायदा है न्यू ईयर का। अब 31 दिसंबर और 1 जनवरी में कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट दिसंबर जनवरी दोनों महीनों में कुछ चेंज नहीं। दिसंबर के अंदर दिसंबर इज कोल्ड, इक्वली कोल्ड इज जनवरी। तो कोई एज अ सीजन देयर इज नो चेंज, एज अ कोई मेजर डिफरेंस नहीं है किसी भी चीज में, सब कुछ एज इट इज ही चलता रहता है। बट हम मनाते न्यू ईयर 1 जनवरी को। बट इफ यू लुक एट मार्च कैलेंडर और मार्च अप्रैल, दैट इज फिनिशिंग ऑफ द विंटर्स आर एंडिंग and summers or spring is starting. There is a change in season. साथ साथ में वहां पर there is a change in the crop पूरा चेंज होता है इंडिया में, and therefore Indians celebrate New Year that time. ये बड़ा साइंटिफिक था, बड़ा एक इसके पीछे रीजन था। और सीजन चेंज होता तो पीपल फास्ट टू अडैप्ट देमसेल्व्स टू द न्यू क्लाइमेट। तो नवरात्रि के 9 दिन के जो व्रत रखे जाते थे वो दोनों ही सीजन चेंज में रखे जाते थे। जब सर्दियां शुरू होने वाली होती थी तब, और जब सर्दियां खत्म होती थी तब, या नया सीजन समझ लीजिए समर शुरू होने वाला तब। क्यों? क्योंकि समर और विंटर्स के बीच का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा हाईली वो इन्फेक्शंस को आने वाला, वायरल होने वाला, गले खराब होते हैं लोगों के, और सर्दी गर्मी हो जाती है, इस तरह की बीमारी। people used to fast at that time so that they can maintain बॉडी को रेडी करें अगले क्लाइमेट के, अगले सीजन चेंज के लिए। तो ये दोनों ही तरफ होता था। तो ये दोनों नवरात्रें आती थी। एंड ऑल दिस वाज ऑल साइंटिफिक, ऑल वे ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं। हमारे ज्योतिष जो है ये वे ऑफ लाइफ ही सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं हमारे, हर फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल बनते हैं तो सन की मूवमेंट को बोलते हैं। संक्रांति जो वर्ड आपने यूज किया, संक्रांति क्या है? संक्रांति का मतलब होता है, आप हिंदी में है बट वो कि सन की मूवमेंट, सन का अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना। अब सन क्या करता है? सन हर रोज 1 डिग्री चलता है, 1 डिग्री चलेगा। 365 डेज है, 360 डिग्री को 365 डेज में करेगा। तो 1 डिग्री प्लस पॉइंट कुछ मिनट्स सन एवरी डे ट्रेवल। तो हमारी एक साइन कितने का है? एक साइन हमने अभी देखा, एरीज हो चाहे वो टॉरस हो जेमिनी हो, वो एक साइन है 30 डिग्री फिक्स्ड है, 360 डिवाइडेड बाय 12। और इसी तरीके से एक सन जो है वो 1 डिग्री मतलब एक 30 डिग्री छोड़ के दूसरे 30 डिग्री में जाएगा तो 30 दिन लगाएगा। इसीलिए एक महीना भी जो है वो 30 डेज या 31 डेज का होता है। वो बैलेंस आउट करने के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा दे दिया, 1 दिन कम कर दिया, तो बैलेंस आउट कर दिया उसको। तो 30 डेज एंड 31 डेज। Sun basically takes 30 days to cross one राशि and go to another राशि। ये जो है ना प्रवेश कर रहा है, सूर्य प्रवेश कर रहा है मकर राशि में, सूर्य प्रवेश। तो संक्रांति हर महीने आती है और जिस राशि में प्रवेश कर रहा होता है उस राशि की संक्रांति है। जैसे जब सन जो है मकर राशि मतलब कैप्रिकॉर्न में जाता है तब हम बोलते हैं मकर संक्रांति आ गई, विच इज इन 13 और 14 ऑफ जनवरी। जब सन कैंसर में जाएगा तो उसको बोलेंगे कर्क संक्रांति। ऐसे हर महीने संक्रांति आती है, हर महीने 13-14 के आसपास वो सन जो है अपनी पोजीशन छोड़कर दूसरे ग्रह में, दूसरी राशि में जाएगा। इट टेक्स 30 डेज, 31 डेज लगते हैं, वो चेंज कर लेता है अपनी पोजीशन। मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट। मून कितने टाइम में चेंज करता है? मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, 28 डेज में पूरी साइकिल कर लेता है, पूरे में पूरे सारे 30 साइंस को क्रॉस कर लेता है 28 डेज। So it takes only 2.5 days, 2.25 days rather, to cover one sign. बहुत कम टाइम लगता। अब यही फर्क है, अब हमने जो बात कर रहे थे अभी डिरायन और सायन वाले, तो ये जो सायन कैलेंडर है ये आपका सनसाइन है। जो सनसाइन फिक्स्ड हम लिखते हैं उसमें, अखबार में आप रोज पढ़ते हैं हॉरोस्कोप में मेरा ये हफ्ता कैसा जाएगा, या मैगजीन्स में या न्यूज या नेट पे दिखता है, बहुत सारी साइट्स में दिखता है, हर जगह यही जो सनसाइन की प्रेडिक्शन आती है। वो सनसाइन की प्रेडिक्शन ऑफ बेस दिस, व्हिच मींस सन इज एंटरिंग एज पर सोलर कैलेंडर on March 21st to April 19, Sun will stay in Aries. Sun Aries constellation, and that is regarded as the first commencement of the year. ये यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे।
ये डिसाइड हुआ तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, इसलिए एरीज को पहला नंबर दे दिया। एंड देन एरीज टॉरस, ये तो फिक्स है, ये तो प्लॉट एरीज के बने हुए थे, तो एरिया बांटा ही हुआ था। टॉरस जो है वो नेक्स्ट अप्रैल 20 टू मई 20 इस तरीके से पूरा बना हुआ। और हमारे हिसाब से जो डेट्स बनी हुई हैं वो डेट्स एरीज 14 अप्रैल, टॉरस 15 मई, जेमिनी 15 जून, कैंसर 17 जुलाई, ये सारे के सारे डेट्स। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा रात, सूर्य उत्तरायण हो गए और सूर्य दक्षिणायन हो, ऐसा वर्ड भी आपने सुना होगा। सुना आप लोगों ने किसी ने उत्तरायण होना या दक्षिणायन होना? यस सर, जनवरी में होता है। जनवरी में होते, जनवरी में मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से मुंह दिखाई देगा, नॉर्थ में मूव करना शुरू। दक्षिणायन कर्क संक्रांति जुलाई के बाद से वो दक्षिणायन हो जाते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण वाला पीरियड जो है बड़ा अच्छा पीरियड है, बड़ा अच्छा पीरियड है। तो बड़ा अच्छा पीरियड है तो अच्छे पीरियड में क्या होता है, अच्छे पीरियड में बहुत अच्छा पीरियड है तो यहाँ सारी चीजें अच्छी अच्छी होंगी। बट अगर हम, और दक्षिणायन पीरियड जनरली खराब समझा जाता है। ये भी कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अपना शरीर जब त्यागा था, वो सूर्य जब उत्तरायण होंगे तब भीष्म पितामह ने बोला था कि उस दिन मैं अपना शरीर त्यागूंगा। वो बेसिकली मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था। तो ये सारी खैर कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं। बट और इसके पीछे मिसकंसेप्शन भी है, मिथ भी है कि उत्तरायण पीरियड इज कंसिडर्ड एज गुड और दक्षिणायन इज कंसिडर्ड एज बैड। भाई दक्षिणायन में ही हमारे मैक्सिमम फेस्टिवल बनते हैं। जब रक्षाबंधन से स्टार्ट कर लीजिए, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, इस सब के सब सारे फेस्टिवल दक्षिणायन में आते हैं, जो मेन फेस्टिवल्स हैं। और नॉर्थ में बताओ, ऊपर हमारा जो पहला पीरियड है उसके अंदर सिर्फ एक ये मकर संक्रांति, वैसाखी या होली अगर आती है तो वो आती है, बाकी और फेस्टिवल उसमें भी नहीं आता, मेजोरिटी फेस्टिवल वहाँ पे। फिर ऐसा भी बोला जाता है, कुछ लोग, हम इस पे अमावस और पूर्णमासी पे और तिथियों पे बात करेंगे डिटेल में कल। बट ये माना जाता है कि अमावस जो है वो बड़ी इनऑस्पिशियस दिन माना जाता है हमारे हिंदू उसमें। तो ऐसा आप लोग भी मानते हैं अमावस खराब है, कोई काम नहीं करना अमावस वाले दिन, ऐसा कोई मानता है आप लोगों में से? नहीं सर। चलिए, सर नहीं हमारे मानते, यहाँ तो मानते हैं। इनफैक्ट अमावस्या में तो शुरुआत होनी चाहिए। नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग अमावस में नहीं करते हैं बहुत सारी चीजें, अच्छा शुभ सर काम नहीं हमारे यहाँ शुरू तो बिल्कुल नहीं करते अमावस के दिन। हाँ, सर अमावस एक्चुअली सर अमावस अमावस के में दिन प्लैनेटरी पोजीशंस भी बहुत ये रहते हैं, जिसकी वजह से मतलब अगर कोई अमावस में भी कौन सी प्लानिट की पोजीशन चेंज हो जाती है? सब प्लैनेटरी पोजीशंस रहते हैं। क्या रहते हैं? मतलब अमावस में मतलब प्लैनेट के जितने सारे नेगेटिव एनर्जीज बहुत हाई रहते हैं बोला जाता है, क्योंकि ऐसा होगा कि सन का ये मतलब लो होता है, और जिसके वजह से सन इतना मतलब हार्डकोर नहीं होता अमावस में। हाँ, जो भी तांत्रिक क्रिया है वो अमावस हाँ, में वो होता है। अमावस में करते हैं क्योंकि सन का पावर कम होता है उस दिन। क्यों होता है हाँ। सन का पावर का? कोई रीजन? सर अमावस में तो सन छुप जाता है ना, जैसे चांद, वो जो तीनों एक ही प्लैनेट्स, तीनों प्लैनेट्स एक ही ये में आते हैं, तो थोड़ा सन का ये तीसरा कौन कम सा? रहता है। सन, मून और अर्थ। अर्थ पे तो, अर्थ से तो हम देख रहे हैं, बट सन और मून जो है वो एक साथ दिखते हैं अक्सर, तो इसलिए मून दिखता नहीं है। मून तो होता है अमावस वाले दिन भी, बट मून दिखता नहीं है। तो वो मून दिखता नहीं है, इसलिए अमावस जो है वो सन एंड मून आर टुगेदर, इसलिए अमावस को बुरा ऐसा कहा जाता है कि सन, अमावस में सन ने मून को खा लिया, या जो भी एक उसका पीरियड खत्म हुआ, इसका वैक्सिंग वेनिंग वाला जो पीरियड है मून का, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे कल कि क्या वैक्सिंग, क्या वेनिंग, क्या शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। तो वो सब चीजें भी हम बात करेंगे। बट अमावस को जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमावस को हम, बट अमावस के दिन हम दिवाली भी बनाते हैं। दिवाली अच्छा त्योहार है, खराब त्योहार है? अच्छा है सर सर। दिवाली में हम लोग लाइटिंग करते हैं ना, हाँ लाइटनिंग तो करते लाइटिंग हैं, तो ठीक है, सन का लाइटिंग तो वैसे मतलब ही, जो ये है लाइटनिंग कराते हैं उसको। हाँ तो सारी लाइट सब तो आपको तो वैसे शहरों में आजकल तो फर्क नहीं पड़ता, पुराने जमाने में हो सकता है इसलिए फर्क पड़ता हो अमावस के टाइम पे, क्योंकि लाइट नहीं थी, मून लाइट वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड थिंग। और जब बिल्कुल लाइट नहीं होती, सब उल्टे सारे काम करते थे, लोगों की चोरियां भी होती होंगी, अमावस का दिन है, लाइट नहीं आ रही, पता नहीं चलेगा,
क्योंकि मूनलाइट अगर आप गांव में जाएंगे देखेंगे तो मूनलाइट अगर बहुत प्रोमिनेंट लाइट होती है देखने के लिए रात को, बट अगर आप अमावस होगी तो उस टाइम पे कुछ दिखेगा नहीं, मून है नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा देखने के लिए। इसलिए जनरली धीरे धीरे ये वो बन गई कि सारे उल्टे काम जो है अमावस के दिनों का तंत्र, सारा तंत्र जो है अमावस पे क्यों हो गया अमावस पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई देखने वाला नहीं था, उस टाइम पे दिखेगा नहीं जो आप कर रहे हैं। और ये एनर्जीज वगैरह वाली जो कहानी, ये भी मान सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई बहुत, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो फोर्स नजर आती है हमें, विजिबल है हमारी आईज से, विजिबल है हमें, हर महीने हम उसको साइकोलॉजिकली भी हम उसको देखते हैं और हम उसको फिजिकली भी महसूस करते हैं, और नेचर में भी देखा जाता है वो चीज, वो है मून की ग्रेविटेशनल पुल का इम्पैक्ट। आपके मूड स्विंग्स होते हैं एज पर मून ग्रेविटेशनल पुल, आपके जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं वो मून के ग्रेविटेशनल पुल पे होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी मून के ग्रेविटेशनल पुल से इफेक्ट होता है। तो वो तो विजिबल इम्पैक्ट है बिल्कुल मून का, और जब मून दिखेगा नहीं तो ऑब्वियसली उसकी ग्रेविटेशनल पुल सबसे कम होगी अर्थ पे। वो एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है कि मून का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा पूरे उसमें। समुद्र भी देखेंगे आप, अगर सी भी देखेंगे तो बिल्कुल दूर हो जाता है, देखो उसमें सबसे ज्यादा दूर होता है किस दिन, अमावस वाले दिन, और सबसे ज्यादा नजदीक आ जाता है आपके कब, जब आपका ये हाई टाइड होती है, जब हम ये पूर्णमासी होती है, बिल्कुल होगा वो, क्योंकि फुल है मून पूरा, जितना बड़ा मून दिखेगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा। अब ये ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से तो वो इम्पैक्ट जरूर मैं मान सकता होगा उस दिन, एनर्जी ये जैसी भी हम बोले। लेकिन अमावस के दिन प्रैक्टिकल स्पीकिंग मैं आज की जो सोच है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अमावस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अमावस को इनऑस्पिशियस कहें कि ऑस्पिशियस कहें, अमावस इज जस्ट एनी अदर डे, ऐसा मेरा मानना है। आप मान सकते, क्योंकि हम पराशरी पढ़ रहे हैं, अगर मैं कुछ जब हम नाड़ी कहेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा सब बकवास है, कुछ नहीं पढ़ना हमने, ये सब ऑल दैट इज दिस इज ऑल क्रैप, तो लेकिन हम पराशरी पढ़ रहे हैं। अभी हमें और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे जो आपने सुनी होंगी, उसके पीछे का लॉजिक था, क्या लॉजिक था। तो ऐसी कोई भी चीज अगर आपने कभी सुनी हो कि ऐसा क्यों करते थे और आपको नहीं समझ में आया उसका लॉजिक क्या था, जरूर आप मुझसे पूछिए कि कौन सा क्या चीज है, मैं आपको 100% बताऊंगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिकल रीजन जो भी है। कोई भी आपने कथा सुनी हो कभी कुछ, इसके पीछे क्या रीजन है, अगर मुझे मिल पाई तो मैं जरूर आपको उसका आंसर दूंगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, हमें पता होना चाहिए, सब चीजें पता होनी चाहिए, क्यों हम मनाते हैं कौन सा फेस्टिवल किस दिन, या क्या रीजन है उसका, क्या तरीका है बनाने का, विच डेट्स, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। संक्रांति किस दिन, सूरज जो है हर महीने अपना अपना अपनी राशि बदलता है, राशि बदलना मतलब एक तरफ से यहाँ आज मुझे एरीज में दिख रहा है, आज मान लीजिए आज 14 अप्रैल है और मैंने देखा स्काई में तो सूर्य सन मुझे एरीज की स्टार्टिंग में दिखा, और वो घूमते 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 30 दिन बाद चेंज करके टॉरस में चला गया, वो सन ऐसे अर्थ मूव कर रही है, वो हमें दिख रहा है पूरा सन ऐसा, ये ऐसे जाके, तो वो इमेजिनरी लाइंस है ज़ोडिएक में, तो वो लाइंस क्रॉस करके दूसरे में चला गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ रोटेट्स। तो ये सन की पोजीशन हमारे को हर महीने चेंज होगी, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सन साइंस है, हमारे हिसाब से हम फेस्टिवल जितने भी बनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, वो सारे के सारे हम फेस्टिवल हम इसी में मनाते हैं। इसी तरीके से हमने न्यूमरोलॉजी जिसने पढ़ा है, हम नंबर 8 को कितना बुरा मानते हैं, हम यही बोलते हैं ना न्यूमरोलॉजी नंबर 8 खराब है ये है। अब कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं, अष्टमी वाले दिन ही होता है, अष्टलक्ष्मी भी होता है, ठीक है, तो हम 8 नंबर की तो बहुत हुआ, अष्टमी तो बहुत, अष्टमी बड़ी सबसे अच्छी डेट मानी जाती है हमारे उसमें, बाकी सभी डेट्स में अष्टमी को बहुत बड़ी मान्यता अष्टमी की। कृष्ण की लाइफ भी बहुत हार्डकोर थी, ऐसे तो कौन से भगवान की नॉर्मल होगी, अगर नॉर्मल होती तो भगवान ही नहीं होते वो, भगवान अगर देखिए बड़ा एक इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, किसी भी महान आदमी को जिसको बोलेंगे इसलिए ये बहुत महान था, महान बनता ही आदमी मुश्किलों से है, अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो महान नहीं बन सकता। ये क्यों आप क्यों मानोगे महान है भाई, सब कुछ राजपाट मिला हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, इतनी सारी सब ऐशो आराम में जी रहा है, तो महान कौन बोलेगा उसको, कोई स्ट्रगल ही नहीं किया उसने जीवन में। महान की डेफिनेशन जो है, जो ह्यूमन साइकी में समझ में आती है, जो पढ़ाई जाती है आपको, वो स्ट्रगल से जीतने की ही होती है। अगर आप स्ट्रगल से नहीं जीते तो आप महान नहीं है।
दैट इज द बेसिक प्रीमाइस फॉर एवरीथिंग। आप ये सिर्फ हमारी जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उनको मत लीजिए, आप बाकी ले लीजिए। आप वैसे ही देख लीजिए, कोई भी बड़ा आदमी बना है, कोई भी आप जिसको आप कहते हैं हाँ आई लुक अप टू दिस पर्सन, आप देखेंगे वो व्हाई डू यू लुक अप टू दैट पर्सन? बिकॉज ही हैज अ हिस्ट्री, ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग वेरी स्मॉल, छोटा था, नहीं कुछ कर पा रहा था या मेहनत नहीं, वो उसने फिर अपने वो जो संघर्ष था, जो स्ट्रगल थे, उसको पार करके देन ही हैज अचीव्ड व्हाट ही हैज अचीव्ड। इजी गोइंग नहीं है लाइफ, इजी गोइंग लाइफ को कोई नहीं महान मानता। अब इन टर्म्स ऑफ बिजनेसमैन भी अगर हम बोले तो अडानी को कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं मानेगा, या अंबानी को, मुकेश अंबानी को भी हम बोलेंगे ठीक है बड़ा है, बहुत बड़ा कर लिया उसने, फादर का बिजनेस ग्रो कर लिया, बट ही हैड दैट लेगेसी, उसको उसने आगे बढ़ाया और बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे रतन टाटा या कोई दूसरे टाटा या बिरला, ये पुराने वाले जो बिजनेसमैन थे, जो या छोटे से उठ के जो बड़ा बिजनेसमैन बना, बहुत छोटा सा था वो बना, वो महान बना, वो लोगों के उसमें आता। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ही, वाई डू पीपल लुक अप टू हिम कि यहाँ ठीक है, कहाँ से भाई चाय वाला था, उससे उठ के वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया। वो एक क्यों वहां पर वो एक दे लुक अप टू दैट। बल्कि कोई कांग्रेस में जितने भी लोग हैं, राहुल गांधी को कोई उसने वो नहीं देगा, क्योंकि ही इज गॉट एवरीथिंग इन लेगेसी, उसको पीछे से सब मिला उसको। तो ये महान नहीं माना जाएगा, लेकिन महान ये हमारी साइकी है। कोई भी भगवान आप ले लीजिए जिसको आप पूजा करते हैं, एक भी भगवान, और ये क्यों था और ऐसा क्या रीजन था कि हम ऐसे ही मानते हैं और उसको ऐसे ही बोलते हैं? बहुत इजी रीजन है, जरा तो सोचिए आप लोग। आप पूजा, हम भी भगवान को कब याद करते हैं? आप भगवान मंदिर कब जाते हैं? सबसे ज्यादा जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, तो आप भगवान तभी याद आते हैं आप सभी को। तो भगवान तब आते, तो क्यों आते भगवान प्रॉब्लम के समय याद? क्योंकि उन भगवान ने प्रॉब्लम को जीत के आगे बढ़े। क्यों बताया जाता है हमें भगवान ने इतने राक्षसों को मारा, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई, उन सिचुएशंस को क्रॉस किया, लड़के और जीत के विक्टोरियस बन के। कोई हार के कभी कोई महान नहीं बना। एक तो विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप, और आप उनको आइडियलाइज करते हैं, आप उनको देखते हैं, ताकि आप अपने जीवन के जो संघर्ष हैं, अपने जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप भी उन्हीं भगवान से जो इंस्पिरेशन लेके आप भी उनको क्रॉस कर लें, उनको आप आगे बढ़ जाए। वो अष्टमी की वजह से वो नहीं है, भगवान राम तो नहीं हुए थे अष्टमी के दिन पैदा, क्यों? उनकी लाइफ बड़ी अच्छी थी? नहीं थी, उनकी लाइफ में बहुत भयंकर स्ट्रगल्स है, कृष्ण जी से ज्यादा स्ट्रगल्स है। अब वही वाली बात है, उसमें भी हम कर्म का वो बोलते हैं, कर्म को बोलते हैं ना, कि भगवान राम को एक जो विष्णु के अवतार थे, राम के बाद कृष्ण, तो राम की मैरिड लाइफ बड़ी खराब थी। तो अब क्या हुआ, राम की मैरिड और मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, सब कुछ कहे गए। अब वो एक कर्म का फल था, एक शादी वो ठीक नहीं है, तो अब सताए गए। अगली जन्म में 16,000 बोलते लोग उनकी वाइफ थी कृष्ण जी की, तो उतनी वो चीज मिली। तो एक ही, तो ये दिस इज अगेन, ऐसा बोला जाता है, ऐसा कई लोग इस तरीके की बात करते हैं, बट ये भी कर्मों का ही जो खेल हम बोलते हैं कि ठीक है, एक आपको इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में मिलेगा, जैसा भी मिलेगा। बट पॉइंट इज कि अनलेस every god has a struggle story, every god, and that is the reason why we look up to him। और हर इंडिया में तो हर भी है, बाकी और किसी रिलीजन में वो भी नहीं है। देवी की पूजा जो भी हम करते हैं, वो देवी की पूजा भी इसीलिए करते हैं क्योंकि देवी ने एक बहुत बड़ी मतलब लड़ाई लड़ी और एक अपने आप को एक पावर वो बताया, एंड वो बताने का उसका सिंबॉलिक रीजन है, बड़ा क्लियर रीजन है। हम अपने लाइफ में जब प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें भी उस प्रॉब्लम से निकलने की प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले, इसीलिए हम उन देवी देवताओं को देखते हैं। और इसीलिए हर देवी देवता की लाइफ की जो स्टोरी है वो वैसे ही कष्ट वाली है, विक्टोरियस ओवर द डेमन। नहीं भी कोई कष्ट तो राक्षस से खड़ा कर दिया, राक्षस को मारा और फिर राक्षस के ऊपर गए। तो राक्षस क्या, हमारी बुराइयां, हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्याएं जो है हमारी लाइफ में वो है, एंड दैट गिव्स यू एन इंस्पिरेशन कि हमें भी उनको खत्म करके आगे बढ़ना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी स्टोरी जो है वो इंस्पायरिंग नहीं होगी, कोई हीरो नहीं बनेगा। हीरो बनने के लिए विलन जरूरी है। हीरो तभी कहलाएगा जब विलन है। जिस भी पिक्चर में विलन नहीं है उसमें हीरो भी ऐसे ही है, फिर देन इट इज एज वो नॉर्मल सी, आपको फिर उतना इंस्पायर नहीं करेगी चीज। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट आवर ओन प्रॉब्लम्स, तो उसका लेना देना अष्टमी से नहीं। हम बोल सकते हैं न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल बोल सकते हैं, ये चीज 8 नंबर को प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं। ये 8 नंबर अष्टमी में पैदा हुए कृष्ण जी, कितनी डिफिकल्ट लाइफ थी उनकी। डिफिकल्ट तो नहीं थी कृष्ण जी की लाइफ,
अगर आप देखें तो डिफिकल्ट बर्थ था उनका, बस कि बर्थ का टाइम जो इनिशियल था वो मुश्किल था, बाद में तो आराम से द्वारका में रहे। क्या डिफिकल्ट था उनकी लाइफ में, इतनी सारी शादियां हुई, इतनी सारे चीजें हुई, तो उनकी हाँ birth and end was a little difficult, बाकी rest everything was good. डिफिकल्ट महाभारत में अगर हम किसी की लाइफ बोले डिफिकल्ट तो कर्ण, महाभारत की लाइफ, उसकी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, या जिसको बोलते हैं हम अनफॉर्चुनेट, बाकी रेस्ट इज नॉट उतना नहीं था। खैर एनीवेज ये सब स्टोरीज है। ये अष्टमी जो है ये अगेन कृष्ण का जन्म अष्टमी वाले दिन हुआ, हम फेस्टिवल भी मनाते हैं अष्टमी दिन। अष्टमी वैसे भी बहुत अच्छा दिन माना जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। और अच्छा चलो अब ये एक छोटा सा पार्ट और कवर कर लेते हैं, इसमें बाकी हम बड़ा बाद में करेंगे। हॉरोस्कोप, पहली क्लास में हमें हॉरोस्कोप तक पहुंचना जरूरी होता है। तो हॉरोस्कोप क्या है, ये हॉरोस्कोप हम सबको मालूम है। अच्छा ये होता क्या है, अभी हमने देखा साइंस है, यूनिवर्स में हमारे जो सामने हमें स्काई दिखता है उसमें हमने उसका इमेजिनरी बाइफरकेशन कर दिया 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री का, जो हमारे को साइंस कहते हैं, जिनको राशियां कहते हैं। फिर उसके हमने देखा उसके पीछे भी स्टार्स हैं, उसके पीछे प्लैनेट्स भी वहीं घूम रहे हैं, सारी चीजें। अब बच्चा पैदा हुआ अर्थ पे, हमने उसी समय वहीं नीचे से ही एक स्क्रीनशॉट ले लिया अपने स्काई का। अब स्क्रीनशॉट ले लिया, स्काई में तो स्टार्स टूर्स दिख रहे हैं, ऐसे प्लैनेट वगैरह दिख रहे हैं, उसको हमें पेपर पे कैसे डालें, हम उसको स्टडी कैसे करें। तो स्टडी करने के लिए हमने उसको प्लॉट किया पेपर पे। 12 साइंस है तो हमने 12 हाउसेस बना दिए और हर साइन को उस हाउस में डालने की हमने बात करी। हर साइन को हम उस हाउस में डालें, तो हर साइन को एक घर मिल गया 12 घरों में, ये इसका घर है, ये 30 डिग्री इसका घर, 30 डिग्री 30। तो एक बेसिकली यूनिवर्स को हमने ऐसा इस ऐसे स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में प्लॉट कर लिया, अपने जो 30 जो अपने ज़ोडिएक को प्लॉट कर लिया। और पहली लेयर थी प्लॉटिंग की साइंस, पहले तो हाउसेस थे, हाउस में एक लेयर आई, फिर हमने बनाया साइंस, कौन कौन से साइन डलने किसमें, वो कैसे डलने वो कल हम देखेंगे, लेकिन साइंस आ गई। फिर दूसरी चीज आई उसमें प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है भाई, कौन से साइन के अंदर प्लैनेट कौन सा घूम रहा है बाहर ऊपर, वो प्लैनेट वो भी उठा के हमने लिख दी। ये तो बेसिक एक तरीका है हॉरोस्कोप बनाने का, ये हॉरोस्कोप बन जाएगा ऐसा, इसके पीछे का लॉजिक। अब जो ये कैसे बनता है, कैसे हम करते हैं, देखिए जो भी एस्ट्रोलॉजी है, जो भी हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की, ये सब स्पेस एंड टाइम का खेल है। स्पेस एंड टाइम इन दोनों के बीच का ही सारा इंटरप्ले है। तो स्पेस जो है, जहाँ स्पेस का बेसिक मतलब अगर मैं हॉरोस्कोप के मतलब से कहूँ तो प्लेस ऑफ बर्थ जो जगह है वो है, वो कैसे पता लगती है, वो पता लगती है आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। तो लैटिट्यूड ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो उसके हिसाब से हमें ये लैटिट्यूड हमारे सारा, आपने भी देखा होगा जियो जितना भी जीपीएस चलता है वो सब लैटलॉन्ग के हिसाब से चलता है, कौन से लैटिट्यूड पे है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, क्या वो आपको हर एक चीज की लोकेशन भेजनी है तो लोकेशन क्या भेजता है, वो जहां पर आप खड़े हैं उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भेजता है, और उसी से सब कुछ मैप है, कहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाती है, डिलीवरी हो जाती है। ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये अगर हम ज्योग्राफी को याद करें तो हमारे पूरे अर्थ को हर एक डिग्री के ऊपर एक लाइन डाली हुई, जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो और जो पैरेलल लाइंस है, जैसे इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये सारे के सारे जो है ये लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड 360 डिग्रीज जो है, 360 डिग्रीज जो है ये लॉन्गिट्यूड है। तो इमेजिनरी लाइंस है 360 पूरे अर्थ के ऊपर। और पहली लाइन जो बनाई गई, फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट लैटिट्यूड है, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से निकलता है, तो उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो वहां का टाइम स्टैंडर्ड कर दिया अंग्रेजों ने, ये टाइम जो है ये स्टैंडर्ड टाइम है, और इसी के बेसिस पे इसके रिलेटिव ही टाइम पूरे वर्ल्ड में चलेगा। तो जो भी सबके अपने अपने टाइमिंग्स हैं, बट वो रिलेटिव टू ग्रीनविच मीन टाइम है।
इंडिया में और ग्रीनविच मीन टाइम का जो डिफरेंस है वो लगभग 5 घंटे 30 मिनट का है। इंडिया में टाइम कहाँ से देखेंगे? इलाहाबाद से देखेंगे। इलाहाबाद की जो वहां से जो लॉन्गिट्यूड जाती है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये बेसिकली है हमारे सन, जैसे मैंने आपको बोला कि गुवाहाटी में सनराइज होगा और गुजरात में सनराइज होगा, दोनों में 2 घंटे का फर्क आ जाएगा। अब वो गुवाहाटी वाला जो सनराइज है, अब जैसे इलाहाबाद में जो सन दिखेगा, दिल्ली में कब दिखेगा? दिल्ली में दिखेगा 21 मिनट्स 8 सेकंड के बाद। 20 मिनट का फर्क इलाहाबाद और दिल्ली के अंदर आ गया। 550 किलोमीटर 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों। तो ये अगर हम डिस्टेंस में देखें तो 1 डिग्री का डिस्टेंस बेसिकली 1 डिग्री जो अर्थ का वो है वो दैट इज 4 मिनट्स। और अगर हम इसको डिग्री को किलोमीटर में कन्वर्ट करके देखें तो जो 1 डिग्री का डिफरेंस आएगा वो 111 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। तो 111 किलोमीटर का डिफरेंस इज 1 डिग्री। ये बेसिक जो टाइम की वो स्पेस की डायमेंशन है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है। और कब कौन पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, वो हम जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से लेते हैं। बहुत इजी, आजकल हमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती इसकी, हमें चार्ट नहीं देखने पड़ते, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक बन के आता है सॉफ्टवेयर, जीपीएस है, सब कुछ है, अपने आप ही बन के आता है। बट दिस इज व्हाट स्पेस डायमेंशन जिसको हम बोलते हैं अपना, वो है। कोई क्वेश्चन अभी तक? एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक सवाल था, आपने इससे पहले वाले जो स्लाइड में जो वो आई थिंक सयान करके कुछ जो बताया था, जो वो डिफरेंट डेट्स दिए थे। हाँ जी, ये निरायना और सयाना। तो ये हम कौन सा फॉलो करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी? निरायण और सायन हम लोग फॉलो करते हैं, निरायण। अच्छा, और जो ये सायन है ये जो वेस्टर्न हॉरोस्कोप्स जो एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, सोलर कैलेंडर के हिसाब से, बेसिकली छोटा सा मतलब है हमारे हिसाब से सन जो है एरीज में जब एंटर करेगा वो 14 अप्रैल को करेगा, और सायन के हिसाब से मार्च 21 में सन एरीज में एंटर करेगा। तो सिर्फ मेरा हमेशा ये एक थॉट रहा है कि मतलब असलियत में हो क्या रहा है? असलियत में क्या हो रहा है? नहीं, असलियत में निरायन हो रहा है या सायन हो रहा है? असलियत में दोनों चीजें हो रही है। असलियत में तो दोनों चीजें हो रही है। इट इज जस्ट दैट पर्सपेक्टिव टू लुक एट, दोनों ही अपनी जगह सही है। अगर आप उसको मूविंग मानते हैं, मूविंग ज़ोडिएक मानते हैं, तो साइन के हिसाब से चलेंगे। अगर आप उसको फिक्स्ड मानते हैं तो देखिए आपकी कैलकुलेशन का तरीका देखने का जो है वो दोनों का ही अलग है जी, दोनों का ही अलग है। सायन अलग तरीके से देखा जाता है, निरायण अलग तरीके से देखा है। अब एस्ट्रोलॉजी जो है, ये ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं, ज्योतिष जो है वो इंडियन साइंस है। वेस्टर्न साइंस में तो बहुत बाद में आई थी, पहले थी, बाद में खत्म हो गई थी। पीपल स्टॉप बिलीविंग इन इट। इंडिया में कभी भी नहीं हुआ कि पीपल स्टॉप बिलीविंग इन इट। पीपल इंडिया में पीपल यूज्ड टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस लूनर कैलेंडर। हमारा लूनर कैलेंडर है, मून की मूवमेंट के हिसाब से बनता है। तो वो मून, कल मैं आपको समझाऊंगा वो मून की मूवमेंट से कैसे बनता है, क्या चीज है, तिथियां वगैरह जिसको हम बोलते हैं वो आएंगी। और ये जो पंचांग जिसको बोलते हैं, पंचांग के बारे में हम कल बात करेंगे। पंचांग क्या होता है, क्या, बहुत बेसिक ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस। तो वो हम उनके जो कौन से वर्ड्स हैं, और दिन की भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, डेज की, संडे के बाद मंडे की और मंडे के बाद ट्यूसडे की, वो भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा वो। लेकिन ये जो है निरायण और सायन वाला जो सिस्टम है, आप इतना समझ लीजिए दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। इनफैक्ट जो आप अभी पढ़ रहे हैं हम लोग जो पराशरी पढ़ेंगे, पराशरी एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ेंगे वो निरायण के बेसिस पे पढ़ेंगे, और जो नाड़ी पढ़ेंगे बाद में वो हम सायन के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो सर एक आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मानते हैं लोग, क्या उसे भी हम एक्यूरेट मान सकते हैं फिर? जो हॉरोस्कोप वो लोग बनाते हैं गोल गोल चार्ट बना के। वो चार्ट तो एक ही है, सी वो तो वही चार्ट है, वही प्लेसमेंट है लोगों को, पढ़ने के तरीके चीजों के अलग है। चार्ट तो हम 4-3 तरीके के चार्ट तो हम भी जब देख सकते हैं, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, ईस्टर्न है, ये सब अलग अलग तरीके के चार्ट बनते हैं। और फिर उसके बाद जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो गोल वाला चार्ट बनता है वो भी सेम ही है, चीज वही है, बट अलग एस्पेक्ट्स आ जाते हैं इन लोगों के, मिड हेवन, ये वो स्क्वायर। ठीक है, वो एस्पेक्ट वो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री हर 15 डिग्री का एक एस्पेक्ट उनका बनता है।
किसी को वो अच्छा मानते हैं, किसी को खराब मानते हैं, किसी को कुछ मानते हैं, वो सब चीजों में माना जाता है। बट अगेन उसकी एक्यूरेसी नहीं, जी सर, उसकी जो पढ़ने की, उसको जो उसकी जो अब ये करिए जो प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी है उसमें उतनी नहीं, वो सिर्फ ट्रांजिट पे ही चलती है। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेजॉरिटी काम करती है ट्रांजिट के ऊपर, और हम जो काम करते हैं हम ट्रांजिट के साथ साथ दशाएं भी देखते हैं। उसमें कोई दशाएं नहीं होती, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कोई दशा नहीं। तो एक चार्ट बन गया हॉरोस्कोप आपका, फिर उसके बाद आपके ट्रांजिट्स आ गए, उससे आप प्रिडिक्शन करते हैं। जहाँ पे दशा है, ट्रांजिट्स है, उन दोनों को देख के हम प्रिडिक्शन करेंगे, या उन दोनों को देख के हम चार्ट को समझेंगे। तो पराशरी वाला जो मैं पार्ट बता रहा हूँ आपको, लगन चार्ट जिसको हम बोलते हैं, असेंडेंट चार्ट, वो भी हम कल समझेंगे कैसे असेंडेंट निकालते हैं, क्या करते हैं। तो वो असेंडेंट जो है, वो असेंडेंट वाला चार्ट जो है वो हम लूनर कैलेंडर के हिसाब से पढ़ेंगे। जो हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, जो कृष्णमूर्ति वाला जो मैंने आपको बताया था जो सिस्टम है, वो है निरायन भाव चलित चार्ट, मतलब चलित चार्ट पे है वो, सिडेरल कैलेंडर पे बेस्ड, मतलब इस पे बेस्ड है, हमारे साइन के ऊपर बेस्ड। तो वो उसकी पोजीशन उसमें है। ये तो दोनों चीजें ही पढ़ेंगे आप। तो एक आपको एक बेसिक, और हमारी प्रिडिक्शन जो हम करेंगे हम दोनों बेसिस पे करेंगे, दोनों को इंक्लूड करके करेंगे, तो जिससे आपको मेजॉरिटी चीजों के आंसर मिल जाए, जी हर सर, चीज का आंसर आपको मिल जाए। कि जो भी क्वेश्चन आपने पूछा, व्हाई वी डू व्हाट वी डू, ये एक लाइन आप समझ लीजिए, व्हाई वी डू व्हाट वी डू, ये चीज आपको हर एक चीज, हर एक्शन के ऊपर आपको खुद की समझ में आनी चाहिए। इस चीज पूरी लंबी जर्नी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं वो चीज, उसका अगर आंसर हमें मिल गया अपने हॉरोस्कोप से, तो आप समझ लीजिए आपका ये आपकी मेहनत सफल होगी। तो आगे भी आप समझ जाएंगे कि मुझे, क्योंकि आप जो नहीं करना आपने, तो क्यों, कैसे आप उसको चेंज करेंगे, वो भी आपको समझ में आएगा। वो सब चीजें करेंगे। मतलब ये तो आज तो बहुत बेसिक था, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया, लेकिन मैंने आपको आज एक एडवांस जो हम आगे 3-4 क्लासेस में करते हैं, वो चीज मैंने आज आपको सिखा दी। लॉर्डशिप जो है, हर राशि की लॉर्डशिप है हर प्लैनेट के पास। प्लैनेट मालिक है एक अपने प्लॉट का, अपने एरिया का, लैंडलॉर्ड है अपना एरिया। सन मून ने बांटा है ना, राजा रानी ने बांटा है एक एरिया, एक स्टेट दे दिया है, भैया ये वर्गो तेरा, जेमिनी तेरा, कैंसर, वो जो स्टेट मिला है हर एक, वो स्टेट जो है उसका मालिक है हर एक प्लैनेट। तो वो याद करें ना, कौन से स्टेट का कौन मालिक है, बेसिकली कौन से नंबर का, राशि का मतलब नंबर। तो प्लॉट नंबर याद रखना हमने, कौन से प्लॉट नंबर का ओनर कौन सा प्लैनेट है, ये हमें याद हो गया। तो आज बहुत एडवांस आप निकल गए, बहुत कुछ समझ में आ गया आपको, और एक्सेलेंट रहा। ये चीजें याद कर लेना बस। कल हम आगे और बढ़ेंगे, थोड़ी और चीजें समझेंगे, हॉरोस्कोप को समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हॉरोस्कोप क्या बनता है, कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं तो नहीं, बट हाँ वो तो बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन कंपोनेंट्स के बारे में हम और डिटेल में जाएंगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन किसी का, किसी भी तरीके का हो, स्टूपिड हो या जो भी हो, सब चलेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया सबको? ऑल clear so far. Thank you. चलिए फिर कल मिलते हैं 11:30 सेम टाइम। Thank you, sir. Thank you, Okay sir. जी, and please do the थैंक यू homework. सर। Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.